Hello and Jai Hind student, welcome back to your own channel Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board people. Yes, आपने कहा और हम तैयार हैं फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के मेरे सुपरस्टार्स वेट कर रहे होंगे कि सर आज इकोनॉमिक्स की आखिरी बारी है, आज इकोनॉमिक्स को क्लास 10th से फुल्ली फिनिश करना है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, जिन टॉपिक्स को हम डिटेल में कर रहे हैं, मतलब उसका लॉन्ग क्वेश्चन आना है। लॉन्ग क्वेश्चंस क्योंकि 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे जी, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन के यूजुअली 2 पार्ट हैं, पार्ट ए बी करके। हाँ, तो पार्ट ए बी 5-5 मार्क्स के हैं। इसका मतलब है आपको 5-5 पॉइंट्स याद करने हैं। आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट कर लीजिए, 6-6 पॉइंट्स कर लीजिए, ताकि इन केस किसी आप आंसर का कोई पॉइंट भूलते भी हैं तो कम से कम आप 5 लिख पाए। मेरी बात समझ रहे? मतलब आपने फंक्शन ऑफ मनी याद किया तो कम से कम 5 फंक्शन ऑफ मनी याद करो। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, छोटे क्वेश्चंस को भी साथ साथ में डिस्कस करता जाऊंगा। जो फर्स्ट पार्ट है, सेक्शन ए पार्ट है, उसके भी क्वेश्चन साथ साथ बताता जाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और बस इतना ही कहूंगा कि ये एकमात्र चैनल है जिसमें आपके मेजर सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी एक साथ कवर हो रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स में। जब बात करते हैं पहला चैप्टर प्रोडक्टिव मैकेनिज्म, तो इसमें बताया गया है कि चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहला फैक्टर है लैंड, दूसरा फैक्टर है लेबर, तीसरा फैक्टर है कैपिटल और चौथा फैक्टर है एंटरप्रेन्योर। तो 4 फैक्टर्स होते हैं। इन चारों के साथ आने के बाद ही कोई प्रोडक्शन पॉसिबल है। एग्जांपल के रूप में, हाँ, अगर तुमने फैक्ट्री चलानी है तो तुम्हें फैक्ट्री चलाने के लिए इमेजिन करो इन चारों फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी प्रोडक्शन करना हो, हाँ, फैक्ट्री चला रहे हो, कोई इंडस्ट्री खोल रहे हो, सबके लिए कम से कम इन 4 फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। इन चारों के मिलने के बाद ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकती हैं। इन चारों को हम कहेंगे क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और प्रोडक्टिव मैकेनिज्म क्या कहता है? कहता है एक ऐसा सिस्टम जिससे प्रोडक्शन हो सके गुड्स एंड सर्विसेज का। तो मैंने कहा प्रोडक्शन करने के लिए इन चारों की जरूरत पड़ती है। आइए, प्रोडक्शन करने के लिए इन चारों को हम कहते हैं इनपुट्स। 4 चाहिए होते हैं इनपुट्स। इनपुट वो है जिनके एंटर करने के बाद ही आउटपुट निकलता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट। तो प्रोडक्शन के लिए हम लोग करते क्या है? प्रोडक्शन में हम लोग यूटिलिटीज क्रिएट करते हैं, प्रोडक्शन में हम लोग मटेरियल गुड्स क्रिएट करते हैं। सर यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग एबिलिटी। क्या? वांट सेटिस्फाइंग एबिलिटी। किसी एक वस्तु में आपकी वांट को पूरा करने की शक्ति है, तो इसका मतलब है उसमें यूटिलिटी है। चलिए, आपके हाथ में अभी इस समय है आपका मोबाइल, जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। तो मोबाइल आपको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तुम्हारी अभी लर्निंग की नीड, तुम्हारी पढ़ने की नीड, जानकारी लेने की नीड पूरी कर रहा है तुम्हारा मोबाइल। तो है ना उसमें यूटिलिटी। समझ में आया यूटिलिटी कहां होती है? तो यूटिलिटी पैदा करता है प्रोडक्शन, और क्या पैदा करता है? गुड्स एंड सर्विसेज पैदा करता है। फॉर्म यूटिलिटी मतलब गुड्स का शेप देना, आकार देना। इमेजिन करिए कि कहीं बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। अब उन कपड़े में से आपके शेप का, आपके नाप का, आपके साइज का ड्रेस बना दिया जाए, शर्ट बना दिया जाए, ट्राउजर बना दिया जाए, तो वो है क्या? फॉर्म यूटिलिटी। और क्या यूटिलिटी है? प्लेस यूटिलिटी। ये कैसे होता है? अब बहुत सारी चीजें होती हैं जो पाई तो किसी एक प्लेस में जाती हैं, पर उसका यूज दूसरी प्लेस में है। एग्जाम्पल, जैसे कि आप नदियों के किनारे देखिए तो खूब सारी रेत बालू पड़ी होती है, पर वहां पे उसकी यूटिलिटी नहीं है। जहां पे आपका घर बन रहा है, हाँ, जहां पे तुम्हारे घर में सीमेंट तैयार हो रहा है घर की प्लास्टरिंग के लिए, वहां उसकी जरूरत है। तो वो बालू, हाँ, वो रेत जो गंगा के पास है, वहां से उस प्लेस से उठा करके आपके घर पे ले आते हैं, यूटिलिटी आ जाती है। ट्रांसपोर्ट की मदद से कर लेते हैं ऐसा। तो प्लेस यूटिलिटी। समझ में आया प्लेस यूटिलिटी क्या है? प्लेस पर पहुंच के उस चीज की यूजफुलनेस बढ़ जाती है। आते हैं सर्विस यूटिलिटी। तो आपको टीचर की सर्विस चाहिए, आपको डॉक्टर की सर्विस चाहिए, लॉयर की सर्विस चाहिए, क्या कहते हैं? हाँ, तो ये क्या दे रहे हैं आपको? सर्विस यूटिलिटी। सिमिलरली टाइम यूटिलिटी। ये कैसी यूटिलिटी होती है? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। मान लेते हैं अभी चल रहा है विंटर। ठीक, तो विंटर्स में जो समर्स के कपड़े हैं नहीं बिकते हैं, कॉटन शर्ट्स नहीं बिक रही हैं, टी शर्ट्स अभी नहीं बिक रही हैं, है ना? तो क्या टी शर्ट्स का प्रोडक्शन बंद हो गया? अभी ठंडी के दिन चल रहे हैं तो अभी एसीज नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि लोग अभी एसी नहीं खरीद रहे हैं। तो क्या एसी का प्रोडक्शन बंद हो गया? जवाब है नहीं। अभी एसी बन रहा है, जिस फैक्ट्री में एसी बन रहा है वहां अभी जाके स्टोर हो जा रहा है, उनके वेयरहाउस, उनके गोडाउन्स में स्टोर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब टाइम आएगा, जब गर्मी आएगी, उस दिन वहां से फैक्ट्री से निकाल करके मार्केट में लाया जाएगा। तो टाइम यूटिलिटी। अब समझ में आया? चारों यूटिलिटी समझ में आ गई, क्लियर हो गई? तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए इतना ध्यान देना है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए टॉपिक था। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने बताया 2 प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और 2 सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 2 प्राइमरी में कौन कौन है? लैंड एल, लेबर एल। एल एल याद कर लो, क्या? लैंड और लेबर, ये दोनों ही प्राइमरी फैक्टर हैं। सर ये प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी मतलब होता है बेसिक,
क्या? बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके बिना तो कल्पना भी करना जरा लैंड, हाँ अभी डिटेल बताएंगे लैंड क्या है, लेबर क्या है, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या आने वाला है? किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कम से कम 5 आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आने वाले हैं। ध्यान सुन ले मेरी बात को, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आएगा। चलिए, तो लैंड लेबर कैसे फैक्टर है? प्राइमरी फैक्टर है। उसमें से कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, क्या? कैपिटल सी और एंटरप्रेन्योर ई, ये दोनों कौन से फैक्टर हैं? सेकेंडरी फैक्टर। दोनों याद कर लीजिए, वन वर्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आना चाहिए। प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है? आइए बढ़ते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों चाहिए मैंने बता दिया। कोई भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है इन चारों फैक्टर के कॉम्बिनेशन के बिना। हाँ, तुम कोई बता सकते हो ऐसा प्रोडक्शन, कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी फैक्ट्री जहां इन चारों के बिना प्रोडक्शन हो सकता है? कोई ऐसा धंधा, कोई ऐसा कारोबार बताओ, कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें प्रोडक्शन हो रहा हो, जिसमें गुड्स पैदा हो रहे हो और ये चारों का जरूरत नहीं पड़ रही हो। बताइए, टाइप करिए जब तक मैं आगे बताता हूं इन चारों के बारे में। मैंने बताया ये फैक्टर्स जॉइंटली यूज होते हैं, इनका प्रपोर्शन चेंज होता है, कहीं लेबर की जरूरत होती है ज्यादा तो कहीं लैंड की ज्यादा जरूरत होती है। इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्योंकि इन चारों को आप, वर्चुअल नहीं है फिजिकल है, इन चारों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनके यूजेस है, ठीक है। लैंड की बात करते हैं। आम आदमी लैंड को समझता है जमीन, तो मैंने बताया लैंड जमीन है, पर इससे एक बहुत बड़ा शब्द है, सिर्फ जमीन नहीं है। लैंड का मतलब है ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वो सारी चीज जो नेचर में अवेलेबल है, जिसका आप और मैं यूज कर सकते हैं। अब उसमें सनशाइन भी है, सनशाइन भी है, एयर भी है, वाटर भी है, मतलब वाटर बॉडीज भी, ठीक है, इवन मिनरल्स भी, माइंस भी, सब क्या है? मिनरल है, ठीक है। सब मिनरल माइन सब क्या है? लैंड है। तो लैंड क्या है? नॉट ओनली द सरफेस ऑफ अर्थ बट ऑल अदर गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो सबको जो गिफ्ट ऑफ नेचर है सब आएगा। तो लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स कितने याद करने हैं? 5, ठीक है। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, इसका मीनिंग, इसका ये जो एक्सप्लेनेशन है मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको एक्सप्लेन थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। जैसे लैंड की सप्लाई लिमिटेड है, आप जानते ही हैं, क्योंकि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, इसको बनाने वाला कौन है? वो प्रभु, वो ईश्वर। तो इसकी सप्लाई क्या है? लिमिटेड है। समझ में आया? सो दिस लेबर, दिस लैंड इज फिक्स्ड, सप्लाई इज फिक्स्ड। दूसरा है ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, क्यों? आप समझ ही गए हैं, सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल्स, ये सब क्या है? गिफ्ट ऑफ गॉड। नेक्स्ट है ये प्राइमरी फैक्टर है, मैंने बताया था 2 प्राइमरी फैक्टर है, लैंड और लेबर। तीसरा है लैंड के बहुत सारे यूजेस है, क्या? अल्टरनेटिव यूज है। अब आप लैंड में घर बना दीजिए, लैंड में खेती कर लीजिए, लैंड में फॉरेस्ट्री कर लीजिए, लैंड में फैक्ट्री डाल दीजिए, पर सब काम के लिए क्या चाहिए आपको? लैंड, 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 ठीक है। और क्या है? लैंड इमोबाइल है, क्यों? क्योंकि एक प्लेस से लैंड को ले जाना दूसरे प्लेस में, तुम्हारा मकान जो तुम्हारे गांव में है, जहां तुम्हारा जमीन है, खेत है, उसको उठा करके तुम शहर में ला सकते हो। तुम्हारे खेतों को, हाँ जो तुम्हारे गांव में खेत हैं, क्या उसको उठा करके तुम अपने शहर, हाँ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ले जा सकते हो? जवाब है नहीं, क्योंकि वो इमोबाइल है, ठीक है। लैंड की फर्टिलिटी भी चेंज होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंड के साथ, जिसका एमसीक्यू बनता है कि लैंड पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न अप्लाई होता है। सर क्या होता है ये? तो ये लॉ कहता है कि जैसे मोर एंड मोर ऑफ फैक्टर्स आर पुट इनटू इट, द आउटपुट डिक्रीजेस। आसानी से बताऊं और आसानी से बताता हूं, चलिए। एक फैक्ट्री है, सॉरी एक खेत है, एक खेत है, ये रहा खेत। ध्यान से देखिएगा, इस लॉ को ध्यान से समझिएगा, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। अब इस खेत में आपने क्या किया? एक लेबर को रखा, ठीक है। ये गोला क्या बना रहे हैं? ये बताने के लिए बना रहे हैं कि लेबर कितना काम करता है। कितना लेबर रखा आपने? लेबर रखा एक, आउटपुट हो गया 10। अब आपने 2 लेबर रख दिया, देखिए ये लेबर और ये लेबर, तो लेबर रखते ही आउटपुट क्या हो गया? बढ़ गया। देखा, 10 का 20 नहीं हुआ, बढ़ गया। पर जब आप लेबर बढ़ाने लगेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, तो आउटपुट बढ़ने की बजाय एक समय आएगा जब आउटपुट घट जाएगा। क्या होगा? तो व्हेन more and more of variable factors are included, the output tends to decline, and this is called as law of diminishing margin utility, ठीक है। मतलब रिटर्न्स, मतलब उसमें आने वाला पैदावार धीरे धीरे कम होगी, बढ़ेगी नहीं। अब सोचिए खेत में खूब सारा फर्टिलाइजर डाल दें, खूब सारी मशीन लगा दें, पेस्टिसाइड डाल दें, तो शुरुआत में तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, मानेंगे आपकी बात, पर बाद में तो उपजाऊ शक्ति कम होगी होगी। दैट इज व्हाट इज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैंने एक ट्रिक बताई आपको, जिस टॉपिक को मैं जल्दी से स्क्रॉल कर दे रहा हूं तो समझ जाइए कि उस टॉपिक को आप भी इग्नोर कर सकते हैं, और जिस टॉपिक पे रुक जा रहा हूं और उसको डिटेल में समझा रहा हूं तो मतलब तुम भी थोड़ा इसको इलैबोरेट कर लो। क्लियर है? आप देखेंगे कि ये पूरा आपका एंटायर इकोनॉमिक्स का, पूरे इकोनॉमिक्स का एक ये मैराथन है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक जो अनइंपॉर्टेंट है, अनवांटेड है, मैं उसको स्क्रॉल कर दूंगा, ठीक है। मोबिलिटी, शॉर्ट क्वेश्चन। तो मोबिलिटी मतलब होता है लेबर की एबिलिटी टू मूव। क्या कर सकता है आपका जो लेबर है? वैसे लेबर का मतलब वो नहीं है मजदूर जो सर पे सामान रखता है, यहां लेबर एक बड़ा शब्द है। इवन टीचर, डॉक्टर, लॉयर, सब लेबर है। बस मैंने कहा टीचर डॉक्टर की बात करोगे तो मेंटल लेबर है, क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज पैदा कर रहे हैं, ठीक है।
और जो मजदूर आपने देखा होगा, हाँ वो जो मजदूर जो सर पे बोझा होता है वो मेंटल नहीं है, वो फिजिकल लेबर है बस। तो लेबर क्या करता है, मैंने कहा लेबर मोबिलिटी कर सकता है, मोबिलिटी मतलब मूव कर सकता है, एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू मूव इजिली, क्या कर सकता है, मूव इजिली एंड क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। तो लेबर के अंदर एबिलिटी है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकता है और एक काम को छोड़कर दूसरे काम को कर सकता है, एमसीक्यू बन सकता है। सेम चीज है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब सारा काम किसी एक व्यक्ति को मत दो, बल्कि पूरे टास्क को स्मॉल स्मॉल काम में बांटना, ताकि एक लेबर उस पूरे काम का एक छोटा सा हिस्सा करे। दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्यों करते हैं, क्या रीजन दिया गया, क्यों काम बांटते हैं, ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाए। मैं एक एग्जांपल से बता सकता हूं आपको कि कार बनाने में, हाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार बनाने में हजारों लोगों की जरूरत पड़ती है, एक दो नहीं हजारों लोगों की जरूरत पड़ती है। बट ये हजारों लोग करते क्या है, क्या एक ही काम करते हैं, एक ही आदमी पूरी कार बनाता है, जी नहीं। कार का सिर्फ एक हिस्सा, ऑटोमोबाइल का सिर्फ एक हिस्सा एक आदमी करता है। फॉर एग्जांपल एक आदमी सिर्फ टायर लगाता है और वो कोई काम नहीं करता है, उसको सिर्फ कार में क्या करना है, टायर ही बैठाना है। जबकि दूसरा आदमी क्या हो सकता है, कार के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील है वो लगाता है, तीसरा आदमी हेडलाइट लगाता है, चौथा आदमी उसके विंड स्क्रीन लगाता है, पांचवा आदमी उसकी बैकलाइट लगाता है। तो एक आदमी क्या कर रहा है, पूरे टास्क में से, पूरे आउटपुट में से एक छोटा काम कर रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर है? कैपिटल आम भाषा में बोलेंगे तो पूंजी, या वो वस्तु, वो पैसा जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया गया है। मतलब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए। ये लैंड कैसे खरीदोगे, मशीन कैसे लोगे, लेबर को पैसे कहां से दोगे, इसी कैपिटल से देंगे। तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस में किया गया है, उसे कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल इज क्या, कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये प्रोडक्शन करने के लिए एक मींस है, एक जरिया है, ये एक फैक्टर है। बता दिया मैंने कि ये सेकेंडरी फैक्टर है, प्राइमरी फैक्टर नहीं है। क्योंकि कैपिटल को कौन बनाता है, मैन। तो इसका मतलब है कैपिटल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए, मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो ये पैसा जो इस मशीनरी को, इक्विपमेंट को, लेबर को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो सब चीज क्या बन जाएगा, इसकी कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, आइए कैपिटल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कर लें। तो कैपिटल मैंने आम भाषा में बोला, पूंजी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैपिटल मैनमेड है, क्योंकि मैंने बताया हम डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रोडक्शन करने में मुझे कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, कितनी मशीन, कितने रॉ मटेरियल। तो यह है हमारी क्या, कैपिटल। कैपिटल कहां से आती है, कैपिटल हमारी सेविंग से आती है। कैपिटल हमारी सेविंग्स बन जाती हैं, जब इन सेविंग्स को हम चैनलाइज कर देते हैं तो ये कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है। क्या, कैपिटल बन जाती है। और किसी भी देश में कैपिटल फॉर्मेशन हाई हो तो उस देश की तरक्की भी हाई होगी। नेक्स्ट है कैपिटल ड्यूरेबल होती है। इसका मतलब है कैपिटल गुड्स नाम के गुड्स होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो एक बार ले लिया और लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, ये सब क्या है, कैपिटल गुड्स है। जबकि कैपिटल एक पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सर एक्टिव फैक्टर क्या होता है, पैसिव पहले समझ जाइए तो एक्टिव अपने आप समझ में आ जाएगा। पैसिव मतलब होता है वन विच डज नॉट एक्ट ऑफ इट्स ओन। अपने आप कैपिटल काम नहीं करेगी, बल्कि कैपिटल को काम करवाएंगे हम। कौन करवाएगा कैपिटल को काम, कैपिटल को काम कराएगा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर उस पैसे को, सोचिए आपके पास घर में, हाँ अपने घर में तिजोरी में 10 लाख रुपया रखा है, तो वो 10 लाख रुपया अभी कैपिटल नहीं है। नहीं, क्यों, घर में रखा है, किसी काम नहीं कर रहे हो, कहीं बिजनेस में इस्तेमाल नहीं किया है, कहीं उसके और इनकम आने का उससे जरिया नहीं है, तिजोरी में रखा है, कैपिटल नहीं है। पर ये 10 लाख रुपया तुमने कोई फैक्ट्री में लगा दिया, कोई कंपनी खोलने में लगा दिया, कोई नया फील्ड खरीद लिया ताकि उस पर और प्रोडक्शन करेंगे और उपज निकालेंगे और कमाएंगे, तो ये कैपिटल बन जाएगा। अब समझ में आ गया, ये 10 लाख को तुमने क्या कर दिया, बैंक में रख दिया ताकि बैंक तुम्हें ब्याज दे, और बैंक क्या करती है, इसको आगे लेंड कर देती है किसी इंडस्ट्री को, तो बन जाता है कैपिटल। अब समझ में आया कैपिटल क्या है। तो कैपिटल अपने आप काम नहीं करता है, पैसिव फैक्टर है। ठीक है, और क्या है, कैपिटल की सप्लाई इलास्टिक है। इलास्टिक, जिस शब्द में इलास्टिक वर्ड आए समझ जाओ चेंज। क्या कर सकते हैं, कैपिटल को बढ़ा और घटा सकते हैं। भाई मुझे और पूंजी की जरूरत है, हम बोरो कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, फैमिली और फ्रेंड से लोन ले सकते हैं, तो यस कैपिटल चेंज हो सकती है। कैपिटल एक मोबाइल फैक्टर है। हाँ मोबाइल मतलब बात करने वाला, हेलो हेलो, नहीं नहीं वो वाला मोबाइल नहीं है। मतलब कैपिटल को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में और एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में शिफ्ट किया जा सकता है, इसलिए मोबाइल है, इट इज ट्रांसफरेबल। क्लियर है। कैपिटल फॉर्मेशन, छोटा क्वेश्चन है कैपिटल फॉर्मेशन, स्मॉल क्वेश्चन का टॉपिक है कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैंने कहा कैपिटल का क्रिएट करना, कैपिटल कहां से आती है, मैंने पहले बताया कैपिटल बनाना है अगर, हाँ तुम इमेजिन कर रहे हो कि मुझे आने वाले 2 साल बाद, आने वाले 5 साल बाद मुझे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, हाँ तुम सोच रहे हो अगर, तो आज से पैसे इकट्ठे करना शुरू करो। आज से धीरे 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 करके पैसे जमा करो, तो वो जब तुम 5 साल बाद, 10 साल बाद देखोगे एक बड़ा अमाउंट जमा हो चुका होगा और उस पैसे को तुम बिजनेस में लगा सकते हो। ये है कैपिटल फॉर्मेशन। अब समझ में आया कैपिटल क्या होता है। कैपिटल फॉर्मेशन इज क्रिएशन ऑफ कैपिटल। कीवर्ड क्या है, कैपिटल का क्रिएशन। 3 स्टेज से कैपिटल बनती है। पहला स्टेज है क्रिएशन ऑफ सेविंग, सबसे पहले बचत करना सीखो।
अगर चाहते हो पूंजी बनाना चाहते हो, बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हो, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो पहले पैसे बचाओ। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सेविंग करना है, बचत करनी है। और बचत कैसे होती है? जो आपके पास पैसे हैं सारे खर्च मत करो, बस जो पैसा बचेगा वो आपकी बचत है। और क्या करना है? इस सेविंग को रखना नहीं है, इस सेविंग को मोबिलाइज करना है। मोबिलाइज का मतलब होता है कि आपने तिजोरी में पैसे बंद करके रख दिए, जी नहीं, तिजोरी में बंद मत रखो, बल्कि इसको बैंक में शिफ्ट कर दो। क्या कर दो? डिपॉजिट कर दो बैंक में। आपके पास रखने से पैसा नहीं ग्रो करेगा। यहां अगर आपको बैंक मालूम है या आपको शेयर मार्केट मालूम है, म्यूचुअल फंड मालूम है, वहां पैसे इन्वेस्ट कर दो। और क्या करना है? फिर इस इन्वेस्टमेंट को, जो ये पैसा मिलेगा, इसको अपने आप सेविंग्स को मोबिलाइज कर लीजिए। मतलब इनको प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाना है, उसको पहुंचाना है जिसको इस पैसों की जरूरत है। 3 स्टेप में होना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, भारत में क्यों स्लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है? इंपॉर्टेंट टॉपिक। भारत में कैपिटल फॉर्मेशन कम क्यों है? तो पैसा कम क्यों है, सेविंग कम क्यों है? क्योंकि हमारे यहां लोग पैसा बचा नहीं पाते हैं, एबिलिटी टू सेव कम है हमारे पास। क्योंकि यहां पे पैसा उड़ाने की आदत है लोगों की। जितना आता है 10,000 कमाते हैं, 10 से 10,000 खर्चा कर देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 10,000 कमाते हैं, 12,000 खर्चा कर देते हैं। फिर 2,000 क्या कर देते हैं? उधार मांग लेते हैं, अगले महीने वो पैसा चुकाते रहते हैं। तो हमारे यहाँ कैपिटल बनाने के लिए जो सेविंग चाहिए वो लोगों के पास नहीं है। और समस्या क्या है? लोगों के अंदर इच्छा भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे कल किसने देखा है, मतलब जो है आज मजे ले लो, मतलब सेविंग पे भरोसा ही नहीं करते हैं। उनके अंदर इच्छा भी नहीं है, विलिंगनेस भी नहीं है, चाहत भी नहीं है सेविंग करने की। और समस्या क्या है? सेविंग करने के उनके पास रास्ते नहीं है, पैसा कहां सेव करें उनको पता ही नहीं है। हाँ, इतने भोले भाले हैं कि उनको बैंकिंग के बारे में नहीं मालूम है, उनको इन्वेस्टमेंट करने के नए नए रास्ते नहीं मालूम है कि हम क्या क्या जगह पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहां, इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन लो है हमारे यहाँ। चलिए, एंटरप्रेन्योर, वो व्यक्ति जो रिस्क उठाता है, वो व्यक्ति जो लैंड, लेबर, कैपिटल को साथ लाता है, डिसीजन लेता है, वो व्यक्ति है। आम भाषा में बोलेंगे तो बिजनेसमैन। हाँ, जैसे किसी के पापा, हाँ तुम्हारे फादर अगर कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो वो एक एंटरप्रेन्योर है। सही, एंटरप्रेन्योर है। तो एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपके अंदर करेज होना चाहिए, एबिलिटी टू टैकल प्रॉब्लम्स करने आना चाहिए, क्विक डिसीजन लेने आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। क्या कहते हैं? आइए, किसी भी इकोनॉमी में, यस, किसी भी देश में एंटरप्रेन्योर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अब आप टॉपिक आ रहा है डिमांड। इस चैप्टर को घुट घुट करके पी जाओ। क्या? घुट घुट करके पी जाओ। अच्छा, पहले 2 टॉपिक, लैंड और लेबर के 5-5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं तुमको। कितने? 5-5 याद करने। ठीक, अब आता है इस टॉपिक को, चैप्टर को, डिमांड को। मैंने कहा वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आया? आइए पहले मैं डेफिनेशन समझाता हूं डिमांड है क्या। बात करते हैं डिमांड की। तो मैंने कहा तुम्हारे पास जो तुम्हारा छोटा भाई है, वो कह रहा है भैया भैया मुझे साइकिल लेनी है, मुझे साइकिल चाहिए। तो क्या ये डिमांड है? नहीं। आपका छोटा भाई है, मान लेते हैं तुम्हारा छोटा भाई है, और तुमसे कह रहा है कि मुझे साइकिल लेनी है, तो क्या ये डिमांड है? जवाब है नहीं। वो तो सिर्फ उसकी इच्छा है, वो तो उसकी सिर्फ डिजायर है, विश है। ये डिमांड नहीं है। अगर डिमांड की बात करनी है तो डिमांड में एक क्वांटिटी बताना जरूरी है, प्राइस बताना जरूरी है, स्पेसिफिक टाइम बताना जरूरी है, और एबिलिटी और विलिंगनेस टू पे बताना जरूरी है। जब हम ये सब बताएंगे तो ही डिमांड है। अब तुम मुझे कहोगे कि सर मैं S24 मोबाइल, सैमसंग S24 मोबाइल जो कि 90,000 का आता है, वो मैं कल खरीदने जा रहा हूं, कल मैं खरीद के ले आऊंगा। डिमांड सर कैसे? मैंने कहा तो इसमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, एक खरीदूंगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम बता दिया मैंने, प्राइस बता दिया, मुझे टाइम बता दिया मैंने, तुम्हारी एबिलिटी बता दी, तुम खरीदना चाहते हो। यही डिमांड है। तो डिमांड समझ के क्या है? सिर्फ डिजायर नहीं है। तो डिमांड मींस डिजायर बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। आपके पास उसके लिए पैसा होना चाहिए और उसको पैसे देने को, खर्च करने को तैयार हो। तो तुम क्या बोले कि सर मैं कल खरीद लूंगा, तो तुम्हारी क्या बता रहा है? डिजायर बता रहा है, साथ में बता रहा है तुम्हारी परचेजिंग पावर की एबिलिटी, क्योंकि तुमने पैसा भी मुझे बता दिया कि मैं इतने पैसे का खरीदूंगा। ठीक है, अब आता है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। हाँ, इस पर बेस्ड एक इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड पे, खास करके मार्केट डिमांड वाले टॉपिक पे हो सकता है एक टेबल वाला क्वेश्चन आ जाए, आपको टेबल बना करके सॉल्व करने को आ जाए। ठीक है, मैं अभी दिखा दूंगा कैसा क्वेश्चन। तो किसी एक व्यक्ति की, किसी एक कंज्यूमर की डिमांड को कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, और मार्केट डिमांड वो सारे कंज्यूमर जो मार्केट में है, सबकी डिमांड को ऐड कर दो, बन जाएगा क्या? मार्केट डिमांड। अब डिमांड किस पे डिपेंड करती है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने कहा मेरी और तुम्हारी बात कर रहा है ये। तुम और मैं जो डिमांड करते हैं, मार्केट में जाते हैं, चीज खरीदते हैं, पैसा दे के चीज खरीदते हैं, तो डिमांड कर रहे हैं। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है डिमांड? प्राइस पे। कैसे डिपेंड करती है? आओ इसको ध्यान से देखें। यहां मैं जगह थोड़ी सी मैं बना दे रहा हूं। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। प्राइस लिखा P और X लिख दिया क्वांटिटी का नाम। तो अगर प्राइस है 10 रुपया, हम लोग क्वांटिटी खरीदते हैं 20। प्राइस बढ़ गया, देखिए प्राइस बढ़ करके 10 से 15 हो गया, अब हम क्वांटिटी खरीदेंगे कम, तो और दाम बढ़ जाता है, दाम हो जाता है 20 रुपया, हम क्वांटिटी और कम खरीदेंगे। तो ये क्या है? ये एक शेड्यूल है। क्या है सर?
दिस इज कॉल्ड एज अ डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल मतलब टेबल। क्या ये एक टेबल है? किस चीज का टेबल है? इट्स अ टेबल विच शोज द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्या पता चल रहा है इसमें कि प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करती है। मतलब प्राइस देख करके हम सामान खरीदते हैं। तुम भी तो जाते हो मार्केट में, पूछते हो पहले दाम ना, भैया प्राइस कितनी है? समझ गया? कैसे कुछ भी खरीद लेते हो? नहीं, पहले पूछते हो भैया कितने का है। तो ये क्या है? प्राइस। और मैंने कहा प्राइस पे कैसे डिपेंड करते हैं? प्राइस पे इनवर्सली डिपेंड करते हैं। क्या मतलब है कि प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिक्रीज होगी। हमेशा उल्टा चलेगा। क्या उल्टा चलेगा? प्राइस और डिमांड एक दूसरे के उल्टा चलेंगे। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। अब समझ आया? दोनों क्या करते हैं? उल्टा चलते हैं। याद रखोगे क्या है रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। इट स्टेट्स दैट इफ अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। याद रखोगे? यही है वो चीज। अब आता है और किस पे डिपेंड करती है? प्राइस पे डिमांड डिपेंड करती है, हमारी इनकम पे डिपेंड करती है। अब मेरे पास इनकम, मेरी कमाई, अब मेरे पास इनकम कम है, मेरे पास कमाई कम है, तो मैं सामान भी कम खरीदूंगा। और मेरे पास पैसा ज्यादा होगा तो हम नॉर्मल गुड्स, वो गुड्स जो डे टू डे चाहिए होता है, उसको ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है? तो इसका मतलब है इसमें डायरेक्ट डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? अब रिलेटेड गुड्स को समझना पड़ेगा तुम्हें। दो तरह से होते हैं रिलेटेड गुड्स। एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूट, क्या? एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूट। ये कैसा गुड्स होता है? सब्स्टिट्यूट वो गुड्स होते हैं जिसमें वन फॉर द अदर, जैसे टी एंड कॉफी। क्या? टी इज सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉफी। पता है ना आपको? अगर जिनको चाय पीनी है, चाय नहीं मिल रही है, तो वो कॉफी से काम चला सकते हैं। बॉल पेन नहीं मिली, चलो जेल पेन से काम कर लेंगे भाई। तो सब्स्टिट्यूट समझ में आया? अब इसमें क्या रिलेशन है? ध्यान से देखिए, प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज करेगी तो डिमांड ऑफ कॉफी इंक्रीज कर जाएगी। अब बताओ कैसे, क्यों? इसे कहते हैं प्राइस ऑफ द अदर गुड्स। सर ऐसा क्यों? दाम चाय का बढ़ गया पर लोग चाय पीना कम कर देंगे क्योंकि प्राइस का दाम टी का दाम बढ़ गया है, तो लोग अब किसको पीने लगेंगे? कॉफी को। इसीलिए डिमांड ऑफ कॉफी इंक्रीज। समझ में आ रहा है बात? हाँ। और दूसरे गुड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर ये कैसे गुड्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब व्हेन टू गुड्स आर नीडेड टुगेदर, दो चीजें जो एक साथ चाहिए। अब तुमको टी और बिस्किट साथ में चाहिए। तुमको चाय अच्छी नहीं लगती है अकेली, तुम्हें चाय और बिस्किट्स चाहिए साथ में। ये दोनों कैसे गुड्स हैं? ब्रेड एंड बटर या ब्रेड एंड जैम। ये कैसे दो गुड्स हैं? दो गुड्स चाहिए, एक साथ चाहिए। इन्हें कहते हैं क्या हम? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कार चाहिए तो पेट्रोल भी चाहिए। अब समझ आया? तो प्राइस ऑफ टी इंक्रीज करेगा तो डिमांड ऑफ बिस्कुट, क्या मैं डी लिख रहा हूं, डिमांड ऑफ बिस्कुट डिक्रीज कर जाएगा। अब तो समझ में आ गया क्यों? क्या रिलेशन है? अरे भाई जब चाय महंगी हो जाएगी तो चाय कम बिकेगी, लोग चाय के साथ बिस्कुट खाते थे, अब बिस्कुट भी खाना कम कर देंगे। भैया चाय नहीं पी रहे तो बिस्कुट भी नहीं खाएंगे क्योंकि चाय और बिस्किट साथ चाहिए। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है, कुछ चीजों की डिमांड टेस्ट पे डिपेंड करती है। जैसे तुम्हारे मन में या तुम्हें कोई चीज पसंद है, लेट्स से तुम्हें डेनिम जीन्स पसंद है। क्या तुम्हें डेनिम जीन्स पसंद है? तो अब डेनिम जीन्स महंगी हो, सस्ती हो, भाड़ में जाए, मैं तो डेनिम जीन्स ही लूंगा। तो ये टेस्ट है। कोई चीज खाने की सोच लो। अब कुछ लोग क्या करते हैं? गुटखा खा, हैव यू हर्ड गुटखा? हाँ, वैसे तो खराब चीज है, पर कुछ लोग नशे के आदी होते हैं, तो उनका टेस्ट, उनको वो हैबिट लग जाती है, अब वो उसी को बार बार कंज्यूम करते हैं। ठीक? तो डिमांड टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी, पसंद नापसंद जिसे कहते हैं ना, उस पर भी डिपेंड करती है। अब तक मैंने बताया डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। अब बता रहा हूं डिमांड। इस चैप्टर डिमांड को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है? लॉन्ग के क्वेश्चन से भी कह रहा हूं, शॉर्ट क्वेश्चन से भी कह रहा हूं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। फिर आता है डिमांड किस पे? मार्केट डिमांड। हाँ, मैंने कहा मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं सबकी डिमांड जोड़ दो तो बन जाता है मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड किस पे डिपेंड करती है? पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब सोचिए, इसी इकोनॉमी में ज्यादातर क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मूव्स इन द फेवर ऑफ द पुअर। मतलब धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं? पुअर लोगों के पास भी इनकम पहुंच रही है, तो ऑब्वियस बात है उस मार्केट में डिमांड हाई होगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास भी इनकम पहुंच रही है, गरीब भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बेटर ऑफ हो रहे हैं, तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। और उसका उल्टा कर दो, कुछ ही लोग हैं जिनके पास सारी इनकम है, डिमांड घट जाएगी। समझ में आया? आम भाषा में बोलेंगे तो जिस मार्केट में, जिस इकोनॉमी में जहां पर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, क्या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, वहां डिमांड हाई होगी। समझ में आया? फिर एक क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। वो कैसे सर? अब सोचिए विंटर्स आ रहे हैं तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? विंटर के गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, वुलन गारमेंट्स की डिमांड बढ़ेगी, हीटर गीजर की डिमांड बढ़ेगी। उसी तरह से समर में आ जाने भाई, तो इस पे भी सीजन पे, क्लाइमेट पे भी हमारी डिमांड चेंज होती रहती है। टाइप्स ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड मेन है टॉपिक। लॉ अभी मैंने बताया था, क्या बताता है? देखिए बहुत सिंपल सा लॉ है। लॉ कहता है प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। इतना सिंपल सा लॉ है बस।
ये कहता है अगर चीजों के दाम बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी। सोच के देखो, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, ठीक। अभी तुम्हारे पर एग्जांपल देके बताता हूं। तुम गए मार्केट में, मम्मी ने तुम्हें 2000 रुपए दिए, जाओ अपने लिए शर्ट खरीद लो, होली आ रही है, जाओ, अरे कोई गर्ल है, जाओ अपने लिए कपड़े खरीद लो, जाओ जाओ सलवार सूट खरीद लो। और तुम गए, 2000 का एक ही ड्रेस मिल रहा है। कितना लेके गए थे घर से? 2000 रुपए। चकमा की कितनी ड्रेस लेके आओगे? एक ही तो लाओगे, क्योंकि 2000 का एक मिल रहा है। पर यही सोचो, प्राइस कम हो जाता, वो 500 की ड्रेस मिल रही है। 2000 ले गए थे ना, 2000 ले गए थे ना, 500 की एक ड्रेस है, कितनी ले पाओगे? 4। देखा, तो प्राइस कम है, डिमांड ऑटोमेटिक ज्यादा है। तुम्हारे मेरे साथ ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। चीजें सस्ती होती है, हम ज्यादा खरीदते हैं, चीजें महंगी होती है, हम कम खरीदते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्लियर। पर इस शर्त के लिए, इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक चीज जरूरी है, वो क्या है? अदर थिंग रिमेनिंग सेम। ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं लिखोगे, पूरी डेफिनेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन एज इट इज लिख दिया करिए। ये लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जो हमने अभी पीछे फैक्टर्स पढ़े, इनकम पढ़ा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पढ़ा, टेस्ट पढ़ा था ना, भी कहा था इन चीजों में चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट शुड नॉट चेंज। आइए बात करते हैं डिमांड के एक कर्व की। तो अगर डिमांड, ध्यान से सुनिएगा, अगर डिमांड के कर्व की बात करेंगे तो आपको ये कर्व लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड नजर आएगा। क्या नाम है इस कर्व का? इस कर्व का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक नाम लिख दिया, दूसरा नाम लिख रहा हूं नेगेटिव स्लोपिंग कर्व। कैसा स्लोपिंग है? नेगेटिव स्लोपिंग कर्व। तीसरा नाम है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्या नाम बोला मैंने? L2R, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। और नाम सुनना है इसका, तो इसका नाम है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये सब इसके नाम हो सकते हैं। क्लियर? और सबका लॉजिक क्या है? सबका लॉजिक ये है कि ये प्राइस पर इनवर्सली डिपेंड करता है। क्या? प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सीधा सा नाता। ठीक है, इनवर्स रिलेशन शो करता है। आइए बढ़ जाते हैं आगे। जब हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना रहे थे तो मार्केट डिमांड कर्व भी बन सकती है। एक एक कंज्यूमर, ये रहा कंज्यूमर ए, ये है कंज्यूमर बी, अब दोनों की डिमांड जोड़ दो तो बन जाएगी मार्केट डिमांड। यही आपको क्या हो सकता है? टेबल में भी आ सकता है। कैसा टेबल बन सकता है? देखिए, क्वेश्चन पेपर में टेबल का क्वेश्चन आएगा जिसमें नंबर दिए होंगे, ऐसे करके नंबर लिखा होगा, जैसे मैं दिखा रहा हूं। यहां लिखा रहेगा डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर, डिमांड ऑफ बी कंज्यूमर और मार्केट डिमांड। ठीक है, अब प्राइस यहां लिख देंगे। ठीक है, प्राइस है, मान लेते हैं, मैं अपने मन से लिख रहा हूं 4 3 2 1। अब यहां पे मिसिंग वैल्यू दे देगा। आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों डिमांड को ऐड करेंगे, इन दोनों को, ये कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड करेंगे तो मार्केट डिमांड के बराबर आ जाएगा। अज्यूम कर रहा हूं, यहां पे दिया हुआ है 5, यहां दिया है 4, मतलब जब प्राइस 4 रुपया थी तो कंज्यूमर ए 5 गुड्स खरीद रहा है, कंज्यूमर बी 4 गुड्स खरीद रहा है, तो मार्केट में कितने गुड्स बिक रहे हैं? 9। इसी तरह से यहां देखिए, कंज्यूमर ए कितने गुड्स खरीद रहा है? नहीं मालूम, एक्स, पर कंज्यूमर बी कितना खरीद रहा है? 6, और टोटल दे रहा है 12। तो आपको देखिए टोटल डिमांड दे दिया। आपको मालूम है टोटल डिमांड कैसे आया होगा? आया होगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 12, तो ये 6 उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब है यहां पे क्या होगी? 6 डिमांड होगी। अब समझ में आया? ये मिसिंग वैल्यू करके क्वेश्चन आ सकता है। ये प्राइस ऑफ डिमांड सप्लाई में भी, डिमांड का कर्व में भी आ सकता है, सप्लाई के कर्व में भी आ सकता है। याद रखिएगा, इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड करोगे तो मार्केट डिमांड, या इसी केस में मार्केट सप्लाई भी बन सकती है। क्लियर? ऐड करके बनना है, सिंपल है, मैथ्स का सिंपल रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? क्यों डिमांड लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है? क्यों इस शेप का नाम कॉन्वेक्स टू रीजन है? क्यों? आइए, तो पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है कि एज मोर एंड मोर ऑफ अ कम्युनिटी इज कंज्यूम्ड, इट्स यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। नहीं समझ में आया? और तुम्हारे पर लेके बताते हैं, तुमको देख बताते हैं। तुमको बहुत भूख लगी है, ध्यान सुनना, तुमको बहुत भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, खाना दीजिए। ठीक, मम्मी ले आई, एक रोटी ले आई, तुमने फटाफट फटाफट रोटी खा ली। अब थोड़ा सा एनर्जी आ गई, बड़ा मम्मी बहुत अच्छी रोटी है, दूसरी रोटी लाओ, फटाफट 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 उसको भी खा गए। तीसरी लाओ, चौथी लाओ, पांचवी लाओ, नहीं 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 नहीं, इतना नहीं भागोगे तो क्या होगा? 2 3 4 जो भी तुम्हारी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी भूख मिटने लगेगी, तुम्हें सेटिस्फेक्शन कम मिलने लगेगी। और आखिरी रोटी, मान लेते हैं 5वीं रोटी, चौथी रोटी के बाद, तो इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब the satisfaction derived from the consumption of additional unit keeps on declining। समझ में आ गया? हर नए यूनिट को कंज्यूम करने पर सेटिस्फेक्शन कम होगी, ये बेसिक लॉ है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स कहता है कि इसी वजह से लोग क्या करते हैं, प्राइस कम पे करना चाहते हैं जब ज्यादा गुड्स खरीदते हैं। समझ में आया? और एक इफेक्ट आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब किसी चीज के दाम बढ़ने लगते हैं तो लोग क्या करते हैं, उस गुड्स को छोड़ करके उसके सब्स्टिट्यूट पे चले जाते हैं। हाँ भाई, कोई एक चीज महंगी होने लगेगी तो हम उसको छोड़ देंगे ना, हम उसका सब्स्टिट्यूट खोजेंगे। और कुछ चीजें डिपेंड करती इनकम पे भी।
इनकम इफेक्ट में यह बताया गया है कि अगर कोई वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पार्टिकल है ए, 10 रुपए का एक मिलता है, क्या है प्राइस 10 रुपया, और आपके पास है 500 रुपए, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास है 500 रुपए, 10 रुपए का एक है, तो आप 50 यूनिट खरीद पाएंगे कि नहीं? बड़े आराम से खरीद लेंगे सर। पर इसी का प्राइस 10 से घट करके 5 हो जाए, आपके पास तो रुपया 500 है, अब आप बताइए कितना यूनिट खरीद पाएंगे? प्राइस 5 है, आप क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाएंगे, प्राइस नहीं चेंज हुआ, अरे सॉरी, इनकम आपकी नहीं चेंज हो रही है, आपके पास प्राइस गिर जा रहा है, तो आप 100 यूनिट खरीद पाएंगे। तो क्या बताता है ये? इनकम इफेक्ट। इस प्रोसेस को कहते हैं इनकम इफेक्ट। आप एग्जांपल से समझा सकते हैं, ये शेड्यूल बना करके भी एग्जांपल समझा सकते हैं। चलिए अब आता है टॉपिक एक्सेप्शंस टू। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, हो सकता है इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाए। व्हाट इज गिफेंस इफेक्ट? तो कब कब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, हम इसको कहते हैं एक्सेप्शन। इसमें क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड डू नॉट अप्लाई, इस समय लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है, इसीलिए इसका नाम है एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही है। अरे जबकि नियम यह है कि प्राइस इंक्रीज में क्वांटिटी डिमांड को क्या होना चाहिए था? डिक्रीज होना चाहिए था, पर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है। क्या हमेशा होता है? नहीं, एक्सेप्शन मतलब कभी कभार। कब होता है? जब गिफेंस इफेक्ट आता है। सर रॉबर्ट गिफेन नाम के एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उनके नाम से इसका रखा गया नाम गिफेंस इफेक्ट। क्या देखा उन्होंने देखा कि जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, जो सस्ते गुड्स होते हैं, जैसे कि कोर्स ग्रेन, क्या मैं लिखता हूं एग्जांपल, कोर्स ग्रेन, सस्ता अनाज, ज्यादातर जो कोर्स ग्रेन है वो ज्वार बाजरा रागी को माना गया है। किसको? ज्वार बाजरा रागी को। तो जब इसके प्राइस इंक्रीज होते हैं तो एक वर्कर इसको और ज्यादा खरीदता है, जबकि लॉ डिमांड क्या कहता था कि प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। देखा, यहां रूल टूट गया, इसीलिए इसका नाम है गिफेंस इफेक्ट। समझ में आया? प्राइस ऑफ कोर्स ग्रेन CG इंक्रीज होता है, इसकी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। लॉ ऑफ डिमांड टूट गया, एक्सेप्शन हो गया। समझ गए? मतलब लॉ ऑफ डिमांड का पालन नहीं हो रहा है। इससे पहले बताया था, लॉ ऑफ डिमांड पूछेगा आपसे क्या कि इफ अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। ये बताया था ना। अब लॉ टूट गया। ठीक, कभी कभी इस वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड टूट जाता है, कभी कभी इस वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड पालन नहीं होता है। हम इसे कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट, मतलब दूसरों के दिखावा, दूसरों के पीछे चलना। जैसे लोग किसी को फॉलो करते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। क्या चीज? दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं, दूसरों का टेस्ट प्रेफरेंस अपने अंदर अपना लेते हैं। हम इसे कहते हैं बैंड वैगन। तुमने मार्केट में देखा कि सब लोग आजकल डेनिम में घूम रहे हैं, तुमने बोला हम भी अब डेनिम ही पहनेंगे, अब तुम ट्राउजर नॉर्मल नहीं पहनेंगे, तो तुमने तो कॉपी कर लिया दूसरों को ना। इसे कहते हैं बैंड वैगन। तो प्राइस उस समय क्या हो जाती है? प्राइस उस समय इंपॉर्टेंट नहीं होती है, प्राइस बढ़े घटे भाड़ में जाए। मार्केट में डेनिम चल रही है, मार्केट में लोग डेनिम शर्ट्स पहनते हैं, डेनिम टी शर्ट्स पहनते हैं, डेनिम पैंट पहनते हैं, हम भी वही पहनेंगे लोग। तो यहाँ पे टेस्ट प्रेफरेंस तुम्हारा चेंज हो गया। समझ गए? किसकी वजह से? मार्केट की वजह से, दूसरों की वजह से। हम कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या वेरी बोल रहा हूं? हाँ मैं वेरी बोल रहा हूं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। चेंज इन डिमांड क्या होता है, और इसको समझने के लिए मैं आपको इसका टॉपिक, क्योंकि इस पे बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का। क्या मैं कह रहा हूं? इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला टॉपिक है चेंज इन, इसको बहुत ध्यान से देखिए, श्योर शॉर्ट इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, अभी जो बोर्ड में करेंगे इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका एक और नाम है क्या? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का एक और नाम क्या है? इसका नाम है कि इसमें एक्सटेंशन इन डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन डिमांड होगा। मतलब इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है, पहला हेडिंग है एक्सटेंशन इन डिमांड, और दूसरा पार्ट क्या है इसका? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सर ये क्या है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड? आइए समझते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझना पड़ेगा आपको, बस ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, डिमांड कर के बारे में बताया था। तो यहां पर डिमांड का लॉ ध्यान से सोचना है, लॉ ऑफ डिमांड सोचना है। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? देखिए इसको, शेड्यूल को देखिए, इसको कहते हैं शेड्यूल। जब जब शेड्यूल बोले तो टेबल बनेगा। क्या बनेगा? टेबल। एक तरफ होगा प्राइस और एक तरफ होगी क्वांटिटी। मैंने अज्यूम किया प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड एक्स। प्राइस है 10 रुपया, क्वांटिटी है 20, मतलब प्राइस 10 रुपया था, लोग कितना क्वांटिटी खरीदते थे? 20। अब प्राइस गिर गई, प्राइस फॉल हो गई, तो डिमांड इंक्रीज हो गई। बस इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं इतने को? इसको कहते हैं प्राइस डिक्रीज
क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। बस इसको स्टेटमेंट में लिखो, ऐसे एरो मत बनाना एग्जाम में, ये तुमको याद करने के लिए मैं बना रहा हूं, हाँ तुमको समझाने के लिए बना रहा हूं। पता लगा स्कूल में भी एरो एरो बना के चले आए तो एग्जामिनर देखे कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा अरे ये क्या मतलब है। हाँ ये तुम्हारे लिए बना रहा हूं ताकि तुम अपनी लैंग्वेज फ्रेम कर सको, तुम्हें याद करना आसान हो। तो मैंने बताया ना कि एक्सटेंशन इन डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड की ही बात कहता है। क्या कहता है कि अगर प्राइस डिक्रीज होगी, क्या प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी। अब आओ इसको डायग्राम में देखते हैं, जरा देखो डायग्राम में। पहले एक स्ट्रेट लाइन डायग्राम बना दो, वाई एक्सिस की तरफ प्राइस रखो, देखो एक्स एक्सिस की तरफ क्या रखोगे, क्वांटिटी डिमांडेड। दिख रहा है क्वांटिटी कहां है, हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस की तरफ क्या है, प्राइस। क्लियर हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसको तब समझ में आएगा जब प्राइस 10 है, प्राइस 10 है, ये रहा प्राइस 10, लोग क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं, 20। तो प्राइस के सामने देखिए 10 है, ध्यान से देखिए, और क्वांटिटी के सामने कितना है, 20। अब प्राइस डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो गई, देखिए 10 के बाद कितना प्राइस हो गया, 5। प्राइस डिक्रीज पर डिमांड क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। देखिए डिमांड कितनी हो गई, 30 हो गई, साफ साफ दिख रहा है डिमांड बढ़ गई। तो यहां से, यहां देखिए एरो लगा रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक क्या बताना चाहते हैं, इसको कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, डाउनवर्ड मूवमेंट। इसी डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व, उसी डिमांड कर्व में इसे क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, इसी को कहते हैं एक्सटेंशन। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, मूवमेंट होता है। क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग डीसी, अलोंग डिमांड कर्व। क्लियर, क्या हो रहा है, डिमांड कर्व के अंदर ही मूवमेंट हो रहा है। अब इसी से उल्टा बनना, एक्सेक्ट उल्टा बनना है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन में, प्राइस गिरेगी नहीं, अब प्राइस बढ़ेगी। चलो करके दिखा देते हैं, जिद कर रहे हो तो और देख ले। इस समय क्या होने वाला है, देखिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशन देखिए, प्राइस है 10, लोग डिमांड कर रहे हैं 20, अब प्राइस बढ़ गई है 20, लोग डिमांड कर रहे हैं 10। क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई, प्राइस 10 से 20 हो गई, डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। लिख दो अपने स्टेटमेंट में, ऐसा एरो बनाना है तो साथ में ये लिखना भी है, एरो बना के मत छोड़ देना, स्टेटमेंट लिखना। और जब इसको कर्व में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, क्योंकि ड्रॉ करने को आएगा, क्या आएगा, कहेगा ड्रॉ एंड एक्सप्लेन यूजिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एंड डिमांड। एक्सप्लेन एंड ड्रॉ करने को आएगा, तो ये डायग्राम बनाओगे, ये शेड्यूल बनाओगे और इसको स्टेटमेंट में लिखोगे। ठीक है, और क्या होगा, इसमें भी मैंने कहा डिमांड कर्व बनेगा। डिमांड कर्व तो आप जानते ही हैं, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाना है। यहां रहा प्राइस, यहां रहा क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये तो क्लियर है, लेबलिंग कर लेंगे। अब फिर से दिखाइए, प्राइस है 10, देखिए ध्यान से, प्राइस है 10, मैं लिख रहा हूं, प्राइस के सामने 10, देखिए प्राइस के सामने 10, क्वांटिटी डिमांडेड के सामने 20, लिख दिया, सही है, लिख दिया। अब प्राइस बढ़ रहा है, देखिए प्राइस ऊपर जाएगा तो प्राइस बढ़ के 20 हो गया, 10 के बाद प्राइस कितना हो गया, 20, और क्वांटिटी डिमांडेड हो गया 10। आपने ध्यान दिया, क्या चेंज आया, चेंज ये आया कि इस बार डिमांड यहां से चढ़ के ऊपर चले गई। इस ऊपर जाने को कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, अपवर्ड मूवमेंट, या दूसरा नाम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया CONT। क्लियर है, डायग्राम शेड्यूल क्लियर है, बहुत क्लियर है। आओ एक और टॉपिक समझ लें। हाँ मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट दिया, इसलिए बता दिया कि ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई क्वेश्चन आने वाला है। ये है अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड, जिसका नाम है चेंज इन डिमांड। देखिए लोग दोनों को एक ही क्वेश्चन समझते हैं, वहां पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था, यहां सिर्फ चेंज इन डिमांड है। इसका एक स्पेशल नाम है शिफ्ट इन डिमांड, या शिफ्ट इन डिमांड, या शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसमें और उसमें अंतर है, ध्यान से देख लीजिए प्लीज। यहां पर डिमांड दो टाइप से चेंज होगा। पहला होगा इंक्रीज इन डिमांड, जिसको राइज इन डिमांड भी बोलते हैं, और दूसरा होगा डिक्रीज इन डिमांड। क्या नाम होगा, डिक्रीज इन डिमांड, जिसको हम लोग कहते हैं फॉल इन डिमांड। सर दोनों का मतलब तो सेम लग रहा है, जो यहां पे मतलब है, अरे नहीं नहीं नहीं, यहां पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, देखो ध्यान से। या दूसरा नाम बताया मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मतलब यहां पर एक नया डिमांड कर्व नहीं बन रहा है, जबकि अब जो बताऊंगा एक नया डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है, यहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कर रहा है, क्या चीज, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कर रहा है, यहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करेगा। आओ समझते हैं, आओ इसको ध्यान से देखते हैं। चलो देखते हैं कैसे ध्यान से होने वाला है ये। चलिए देखते हैं, इसमें क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, फिर भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब प्राइस सेम है, प्राइस कांस्टेंट है, जरा देखो तो, या देखो इसको देखो, प्राइस और ये क्वांटिटी। प्राइस है 10, लोग 20 खरीद रहे थे, प्राइस है 10, लोग 30 खरीद रहे हैं, तो प्राइस सेम है। देखिए प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम। प्राइस
कांस्टेंट है फिर भी डिमांड बढ़ रही है, इसे कहते हैं हम लोग चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड। पर इस बार कैसा शिफ्ट है, आओ उसको डायग्राम से देखते हैं। ये रहा डायग्राम, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको तो समझ में आएगा। यहां पे मिल गया आपको वाई एक्सिस में प्राइस और एक्स एक्सिस में मिल गया आपको क्वांटिटी डिमांडेड। ये रहा आपका पहला डिमांड कर्व, ये रहा। इस समय देखिए प्राइस है 10, डिमांड है 10, डिमांड है 20। मेरे एग्जांपल से चला रहा हूं मैं, प्राइस है 10, डिमांड है 20। क्लियर है, समझ में आ गया? प्राइस के सामने 10, डिमांड के सामने 20, ये लिखा था मैंने ऊपर लाइन देखिए। अब क्या होगा, प्राइस ही 10 रहेगा, प्राइस नहीं चेंज होगा, तो नया डिमांड कर्व बनेगा। ये डिमांड कर्व जो बाहर बन रहा है, इसके आगे सिंबल लगा दो DI, क्योंकि डिमांड इंक्रीज, आई लगा दिया सिंबॉलिकली, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इस बार डिमांड देखिए कहां चले जा रही है, इस बार डिमांड उसी प्राइस 10 पे, देखिए प्राइस अभी भी 10 है और अब डिमांड बढ़ करके 20 की जगह कितनी हो जा रही है, 30 हो जा रही है। तो ये डिमांड जो बढ़ रही है, यहां से यहां तक जो डिमांड बढ़ रही है, इसको कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट। क्या? राइटवर्ड शिफ्ट, या एक और नाम बोल दें, इंक्रीज इन डिमांड। दो नाम हो गए, इंक्रीज इन डिमांड या राइटवर्ड शिफ्ट। इसका ठीक उल्टा होने वाला है, डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर है? इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। क्या? व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड, एक्सप्लेन इट विद अ डायग्राम। तो आपको डायग्राम बताना पड़ेगा, आपको स्टेबल बनाना पड़ेगा, ये शेड्यूल बताना पड़ेगा और इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? पक्का क्लियर है? डिक्रीज इन डिमांड तो करने की जरूरत नहीं है ना, बना लोगे डिक्रीज इन डिमांड ना। चलो मैं मान ले रहा हूं कि डिक्रीज इन डिमांड तुम लोग बना लोगे। आइए आगे बढ़ते हैं तेजी से, ठीक है? हाँ बना लेना प्लीज। क्या ये चाहिए बोर्ड वाला? ये बोर्ड वाला भी चाहिए डायग्राम? अरे यस तो बोलो, यस तो लिखो। अगर बोर्ड में जो मैंने बनाया वो चाहिए तो यस लिखिएगा, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन आता है कि ये शिफ्ट डिमांड में क्यों होती है, क्यों? अभी देखा एक राइटवर्ड शिफ्ट होगा जिसमें हम कहते हैं कि प्राइस कांस्टेंट है, तो हो सकता है लोगों की इनकम चेंज हो गई हो सकता है कि प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटीज, जिसको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहते हैं, वो चेंज हो गई हो, या कंज्यूमर का प्रेफरेंस फेवरेबल हो गया हो किसी वस्तु के प्रति। पहले कोई वस्तु तुमको पसंद कम थी, आज वो वस्तु तुम्हें बहुत पसंद हो रही है, तो प्राइस वही रहने के बावजूद भी तुम उसे अब ज्यादा लेना पसंद करोगे। ठीक है, आगे टॉपिक आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए मैं इसकी आसान सी डेफिनेशन दे रहा हूं। इलास्टिसिटी मतलब चेंज करने की एबिलिटी, रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। क्या होता है इलास्टिसिटी, आइए समझते हैं। कीवर्ड देखिए, इलास्टिसिटी क्या बताता है? इलास्टिसिटी रिस्पॉन्सिवनेस, कीवर्ड है क्या? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड्स टू अ चेंज इन प्राइस, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स एंड चेंज इन द कंज्यूमर इनकम। मेरी भाषा में सुनोगे, हाँ, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने इस कंसेप्ट को सबसे पहली बार बताया था। किसने? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। तो क्या है? तो ये है, देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द डिटर्मिनेंट्स। ये जो डेल्टा साइन है वो क्या है? चेंज शब्द के लिए। तो डिटर्मिनेंट्स में चेंज होना, क्वांटिटी डिमांड में चेंज होना, उसकी डिटर्मिनेंट चेंज होना, इसी के रेशियो को कहते हैं क्या? इलास्टिसिटी, या मेरी भाषा में डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट्स। सिंपल आसान डेफिनेशन है। अब इसकी डिग्रीज को मुझे आपको समझाने के लिए एक कर्व के साथ समझाना पड़ेगा। ये थोड़ा कर्व देख लें जल्दी से। अब जो बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से चल रहा है, ये जो बोर्ड पे बता रहा हूं, अगर मैं दोबारा बता रहा हूं तो जरूर इसका कोई मतलब है, इनमें से आना है। कुल 5 नंबर का भी आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्या नाम है इस टॉपिक का? नाम है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। इससे छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी इस टॉपिक से बन सकते हैं, या इवन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे पर श्योर। अब हम बात कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी में, तो 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी होती है। क्या क्या होती है? 5 डिग्री होती है। कितनी? 5। मेरे स्टाइल में करना, ध्यान से देखिए। पहली डिग्री का नाम है परफेक्टली इलास्टिक। क्या नाम है? परफेक्टली इलास्टिक। ये कैसा डिमांड होता है? इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनडेफिनाइट। या क्या मैंने कहा? इस समय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनडेफिनाइट होती है। सर ये क्या मतलब होता है? ठहर जा, थम जा, अभी देखते हैं। क्या मैंने कहा? इलास्टिसिटी इज इनडेफिनाइट। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस कांस्टेंट रहता है, क्वांटिटी चेंज करता रहता है। यहां सी कांस्टेंट के लिए प्लीज कंफ्यूज मत करना। सो व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट बट डिमांड कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक। नहीं, आप डायग्राम से भी समझाते हैं। इसका डायग्राम क्या होगा? ई बनाने आता है, ई से इलास्टिक। देखिए क्या लिखा है? ई। क्या? ई बना देते हैं। और ई बनाने का तरीका क्या है? ये देखिए, आपने ई बनाया होगा ऐसे कहीं ना बाहर ना, हाँ ये ना ई होता है आपका। तो बस मैं ई की ऊपर की डंडी नहीं बना रहा हूं। अरे हट जा भाई। हाँ अब समझ में आ रहा है? ये ई बनाना है। मतलब देखिए क्या कहना चाहते हैं, जब इलास्टिक डिमांड आए तो आप ई बनाइए। बस सोचिए मन में इमेजिनरी ये लाइन है, लिखाना नहीं है, बता दे रहा हूं तुमको, लगाना नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए ई दिखा रहा हूं ताकि इलास्टिक से तुम्हें ई याद आ जाए। तो इसमें क्या होगा? प्राइस
कांस्टेंट है, पर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती जा रही है। समझ में आया? इसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होती है? इनडेफिनाइट, अर्थात इलास्टिसिटी चेंज होती रहती है, मेजर नहीं की जा सकती है। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? मैंने कहा नहीं नहीं, रियल लाइफ में ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि प्राइस बिना चेंज हो और बेवजह डिमांड चेंज हो। क्यों भाई, ऐसा कहां करते हैं हम लोग? दूसरा टाइप, सेकंड टाइप, इसका नाम है मोर देन यूनिटी। क्या नाम है? मोर देन यूनिटी या यूनिट। इसमें इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। कब होता है ऐसा? प्राइस चेंज होती है और क्वांटिटी डिमांड ज्यादा चेंज होती है। देखो मैंने समझाने के लिए एरो कैसा लगाया, रटने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। प्राइस में चेंज थोड़ा सा है पर क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज्यादा है। अब इसी को अपने वर्ड में लिख दो, व्हेन देयर इज अ चेंज, देयर इज अ स्लाइट चेंज इन प्राइस बट देयर इज अ बिग चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज कॉल्ड एज मोर देन यूनिट। अब याद भी हो जाएगा, रटना भी नहीं पड़ेगा, बस इसको देखना है मेरे को। इसका चेंज देखिए कितना धीरे बनाया है, छोटा बनाया है। तो व्हेन देयर इज चेंज इन द प्राइस, स्मॉल चेंज इन प्राइस बट बिग चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। नहीं समझ में आया? और समझाते हैं, एक शेड्यूल से भी समझाते थे, जरा देखना, इसको ध्यान से देखना। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस है 10 रुपया, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 20। प्राइस हो गई है 12 रुपया। तो आपने देखा प्राइस, ओहो, आपने देखा कि प्राइस में बड़ा चेंज आ गया है? नहीं, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया है। प्राइस थोड़ी सी चेंज हुई, सिर्फ 2 रुपए में चेंज हुई है। डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस सिर्फ 2 रुपया है। डेल्टा क्यू कितना है? 10 है। तो चेंज इन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। इसी को कहते हैं मोर देन यूनिटी या सिंपली हाईली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। क्या क्या वर्ड है सर? हाईली इलास्टिक। डायग्राम से देखोगे इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से, डायग्राम बनाने आना चाहिए प्लीज। अभी आपने क्या बनाया था? ई बनाया था, ध्यान है? ई। अब इसको कर्व को धीरे धीरे करके ऐसे मोड़ना नीचे की तरफ। क्या करेंगे? स्लाइट मोड़ेंगे। देखिए कर्व कैसा है? स्लोपिंग कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है पर ग्रेजुअल स्लोपिंग है। अब आप देखिए, यहां है प्राइस, यहां है क्वांटिटी। प्राइस में चेंज आएगा और प्राइस में चेंज थोड़ा आएगा। कैसे सर? कैसे? मैं अभी साबित कर दूंगा। देखिए प्राइस पहले थी 10, क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे लोग 20, प्राइस बढ़ गई पर डिमांड में बहुत चेंज आया। देखा डिमांड में कितना चेंज आया? देखिए जरा तो यहां से डिमांड में चेंज इतना बड़ा आया, 20 से सीधे 10 हो गए, और प्राइस में चेंज क्या आया? 10 से 12 हुआ। तो जिसमें बहुत बड़ा चेंज आता है डिमांड में, इसे कहते हैं क्या? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। क्या इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1? इसको मोर देन यूनिटी बोलते हैं या हाईली इलास्टिक भी डिमांड कहते हैं। ऐसा कब होता है? क्या रियल लाइफ में होता है? हाँ ऐसा होता है जब हम कोई ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं। सोचिए मोबाइल खरीदते हैं, कोई महंगी चीज खरीदना चाहते हैं, जैसे थोड़ी सस्ती होती है, जैसे ही मार्केट में उसका दाम गिरता है लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं। क्यों सर? अरे हम लोग वेट कर रहे होते हैं कब दाम उसका सस्ता होगा। तुम्हारा जो पसंद का मोबाइल है, तुम्हारे पसंद का जो लैपटॉप है, डिवाइस है, वो थोड़ा सस्ता हो जाता है तो हम लोग झट से खरीद लेते हैं। क्लियर? तीसरा डिमांड है यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक। कई जगह नाम है यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जितना चेंज इन प्राइस होगा, जितना डेल्टा पी होगा उतना डेल्टा क्यू होगा। मतलब प्राइस के चेंज के बराबर ही क्वांटिटी में चेंज आएगा, दोनों में बराबर चेंज आएगा। समझ में आया? इसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होती है? इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। अब इसमें डायग्राम क्या होगा? एकदम बीचों बीच का कर्व बना दो, एकदम बीच में, इस y से और x के एकदम बीच में कर्व बना दो। तो आप देखेंगे कि इसका गैप भी देखेंगे बराबर बराबर निकलेगा। कहां गैप बराबर आ रहा है? अभी साबित कर रहा हूं। देखिए यहां पर प्राइस और क्वांटिटी का गैप दिखाने जा रहा हूं आपको। प्राइस देखिए जितनी चेंज हो रही है, ये रहा प्राइस का गैप, तो ये रहा क्वांटिटी का गैप, दोनों क्या है? इक्वल है। समझ में आया? अब समझ में आया? इसे कहते हैं क्या? यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक। बात देखी है, इलास्टिक कितने बराबर होती है? हमेशा 1 के बराबर होती है। रियल लाइफ में ये भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं खरीदते हैं कि 10% दाम बढ़ा है तो 10% डिमांड कम करेंगे। ऐसा कहां करते हैं भाई? इतना नहीं करते हम लोग। तीसरा मतलब हाइपोथेटिकल केस है। चौथा केस देखिए, इसका नाम है लेस देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटी या यूनिटरी। इसमें इलास्टिसिटी क्या होती है? 1 से कम होती है। क्या होता है इसमें? प्राइस का चेंज ज्यादा होता है और क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज कम होता है। देखा ध्यान से? मतलब प्राइस बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, डिमांड कम चेंज होगी। ऐसा कब होता है? इसका एग्जांपल है नेसेसिटी। सर ये कैसी चीज होती है? अरे वो चीजें जो आपको डेली लाइफ के लिए चाहिए, खाना पीना, सॉल्ट, फूड आइटम्स, वेजिटेबल्स, ये नेसेसिटीज हैं। इसका डायग्राम क्या होगा? आइए इसका डायग्राम देखिए। इसका डायग्राम देखेंगे तो कर्व थोड़ा सा क्या हो जाएगा? स्लांटिंग चला जाएगा। ध्यान से देखिए, प्राइस में चेंज बहुत बड़ा आ रहा है। प्राइस वाली साइड को देखिए,
प्राइस वाली साइड ये होती है y एक्सिस, और ये रही x वाली साइड क्वांटिटी में। तो देखिए प्राइस में चेंज कितना बड़ा है, ये है प्राइस में चेंज। प्राइस में चेंज P1 से P2 तक का चेंज देखिए कितना बड़ा गैप है, जबकि क्वांटिटी में चेंज बहुत नैरो हो रहा है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयर इज अ बिग चेंज, क्या परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस का चेंज ज्यादा हो रहा है, इसे हम कहते हैं लेस देन यूनिटी। क्लियर है, पूरा क्लियर है। पांचवा आखिरी, आखिरी टॉपिक इलास्टिसिटी में, नाम है परफेक्टली इनइलास्टिक। इनमें IN बन जाएगा ना, इन, इसमें इलास्टिसिटी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि प्राइस चेंज करती रहेगी, प्राइस चेंजेस बट डिमांड कांस्टेंट। ये भी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ऐसा संभव नहीं है कि प्राइस भी चेंज हो और डिमांड ना चेंज हो, नहीं, रेयर पॉसिबल है, रेयर पॉसिबिलिटी है। इसमें आई बनेगा, क्या बनेगा इसमें, आई। देखो क्या नाम है इसका, इनइलास्टिक, आई बना दो। ये लो, क्या बना दिया मैंने, आई बना दिया। समझ में आया? इसमें प्राइस तो चेंज होगी, देखिए प्राइस का चेंज देखिए, ये है प्राइस P1, यहां देखिए प्राइस है P2, यहां देखिए प्राइस है P3। तो प्राइस में चेंज तो हो रहा है पर क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही, हर बार क्वांटिटी वही है। समझ में आया? शेड्यूल से देखना चाहते हो, आओ शेड्यूल दिखा दे इसका। एक शेड्यूल देखो, ये है प्राइस, ये है कमोडिटी। प्राइस 5 है, 10 है, 15 है, पर क्वांटिटी 10 है, 10 है, 10 है। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब बहुत क्लियर हो गया, एकदम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ड्रॉ करने को आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इतना डिटेल में बता दिया, नहीं भूलोगे। अब MCQ बन सकता है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। पांचों केसेस आपके पास क्लियर हो चुके हैं, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, कुछ एग्जांपल था हमारे पास। तो इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हमें यूज करना है प्राइस इलास्टिसिटी। क्या चीज, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करना है, उसका न्यू यूनिट आना चाहिए निकालना आपको। क्या चीज, फॉर्मूला क्या है, आइए आपको दिखा देते हैं इलास्टिसिटी को मेजर करने का तरीका। ये देखिए फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूं, पीछे भी दिखाया था, फिर दिखा देता हूं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब क्वांटिटी को ऊपर रखना है, चेंज परसेंट में होगा, और या तो एक और फॉर्मूला है, देखिए सेकंड फॉर्मूला क्या है, और प्राइस का चेंज नीचे रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर परसेंटेज में दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाना, इसीलिए इसका नाम है परसेंटेज मेथड। क्या नाम है इसका, परसेंटेज मेथड, और ये प्रोपोर्शनेट मेथड। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q इंपॉर्टेंट है। समझ गए? अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करने का इस्तेमाल करिएगा। आ रहा है चैप्टर मार्केट। इस मार्केट चैप्टर में आपको किसी एक फॉर्म ऑफ मार्केट पे, स्पेशली मोनोपोलिस्टिक मार्केट पे, या कई बार से रिपीट हो रहा है परफेक्ट कंपटीशन, बहुत बार रिपीट हो चुका है परफेक्ट कंपटीशन पे, फीचर लिखने को आ सकता है। और कम से कम कितने फीचर लिखने को आएंगे, 5 फीचर, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो मार्केट को लोग समझते हैं कोई प्लेस, किसी बच्चे से पूछोगे, किसी आम आदमी से पूछोगे, कहेगा सर मार्केट वो जगह है जहां पे सामान बिकता है, जहां बहुत सारी दुकानें होती हैं। तुम भी यही कहोगे, नहीं, मार्केट ऐसा नहीं है एक्चुअली। मार्केट एक मैकेनिज्म है, मार्केट एक अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट जहां बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं, डील करते हैं एंड एक्सचेंज ओवर द गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। तो जहां ऐसा होगा वो मार्केट है। इसका मतलब तुम्हारा मोबाइल, वहां भी तो सामान खरीदते हो, डील करते हो, पसंद आता है, पैसा दे देते हो, सामान मंगा लेते हो, वो भी मार्केट है। फोन से डायल करके, कॉल करके, भैया स्विगी से सामान खरीद दीजिए, ये भी क्या है, मार्केट है। तो इसलिए प्लेस होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वहां जहां से भी तरीके से बायर सेलर एक दूसरे से मिल सकते हो, जिस भी मैडम से मिल सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, गुड्स को खरीद बेच सकते हो, उसे कहते हैं। चलो मार्केट की बात करते हैं। मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक ऐसा मार्केट जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इमेजिन करिएगा, ये रियल मार्केट नहीं है, इमेजिनरी मार्केट है। जरा इसको देखिएगा, क्या मैंने कहा, एक बड़ा सा मार्केट है, हजारों ये सब दुकानें, ये सब दुकान है, ये सब शॉप्स हैं, सबके दुकान में एक ही सामान बिकता है, अप्सरा पेंसिल। यही अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क ब्लैक पेंसिल। तो पूरे मार्केट में पेंसिल का मतलब सिर्फ एक है, अप्सरा, वो भी सेम कलर, शेप, साइज, डिजाइन की। ऐसे प्रोडक्ट को हम आइडेंटिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या आइडेंटिकल बोलते हैं या होमोजीनियस बोलते हैं? कैसा प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में, होमोजीनियस, या मैंने दूसरा नाम दिया आइडेंटिकल प्रोडक्ट बिकता है इस मार्केट में। समझ में आया? पर मैंने बताया रियल में ऐसा मार्केट नहीं है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ये सब सेलर्स हैं, कितनी बड़ी लाइन से दुकानें हैं, सब में पेंसिल बोले तो अप्सरा। बायर्स खूब सारे हैं, हजारों बायर्स हैं, सबको मालूम है मार्केट में एक ही चीज है, वो है अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क। चलो, तो ऐसे मार्केट को कहते हैं जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर है। अच्छा, इसमें प्राइस जो है, इसका कीमत जो है वो फर्म डिसाइड नहीं करती है। ये जो सेलर है, ये जो फर्म है, ये क्या करता है, प्राइस टेकर है। क्या है ये, प्राइस टेकर। इसका मतलब खुद प्राइस डिसाइड नहीं करता है,
कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री डिसाइड करती है। इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। प्राइस मेकर, मार्केट में कीमत तय करने का अधिकार, मार्केट में प्राइस को चेंज करने का अधिकार किसी एक फर्म, ये एक फर्म है, के पास नहीं है। सर ऐसा क्यों? वो फर्म प्राइस क्यों नहीं चेंज कर सकती? मेरा सामान है, मेरी पेंसिल है, हम 5 की नहीं बेचेंगे, 2 रुपए में बेचेंगे। तो जी नहीं, आप नहीं बेच पाएंगे इस मार्केट में, क्योंकि इतने ज्यादा सेलर्स हैं, उसमें आपका आउटपुट, आपका प्रोडक्ट बहुत कम है। इमेजिन करो एक मार्केट में लाखों पेंसिल बिकती है और तुम्हारे पास है 10 पेंसिल बेचने के लिए, तो तुम 10 उस लाखों के सामने क्या हो? चींटी हो। तो तुम्हारा आउटपुट, तुम्हारा सेलिंग मार्केट को हिला नहीं पाएगा। ठीक है? सो एन इंडिविजुअल सेलर और अ फर्म इज अनेबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस इन द मार्केट। व्हाई? बिकॉज ही हैज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ही हैज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू ऑफर फॉर सेल। इसीलिए अब मैं वहां पे सबसे बड़ा व्यापारी होता एग्जांपल बोल रहा हूं, और मेरे पास 50,000 पेंसिल सेल करने को, तो दाम मेरा चलता, मैं जो रेट कहता उस रेट में भाव में सामान बिकता, मैं मूवर एंड शेकर होता उस मार्केट में। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसे मार्केट में सारे सेलर्स, छोटे छोटे सेलर्स हैं और सबकी क्वांटिटी थोड़ी 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 थोड़ी। समझ में आया? क्लियर हो गई कहानी? मैंने कहा हाइपोथेटिकल मार्केट है, रियल लाइफ में ऐसा कोई मार्केट नहीं है। है कोई ऐसा मार्केट तुम्हारे एरिया में जहां एक ही जैसा सामान बिकता है, एक ही भाव में बिकता है? कोई ऐसा मार्केट है? तुम गए हो ऐसा कोई मार्केट? हाँ भाई तुम बताओ, यस और नो लिख के बताओ। नहीं गए होगे श्योर। तो परफेक्ट कंडीशन की मार्केट के फीचर्स अच्छे से करिए। क्या बताया था? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। बायर भी खूब सारे हैं, खूब सारे खरीदार हैं इस मार्केट में, और सेलर भी खूब सारे हैं। ठीक है? और यहां पर जो एक ईच टू स्मॉल टू एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस, ना तो बायर क्या करता है, प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, न सेलर। ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा है। और प्रोडक्ट कैसा है? होमोजीनियस, मतलब एक जैसा दिखता है, फिजिकली एक जैसा दिखता है। और इसका मतलब कलर से अलग है क्या? डिजाइन से अलग है? जी नहीं, वो भी सेम है। तो कलर, क्वांटिटी, साइज, डिजाइन सब सेम है उसके, इसीलिए कहते हैं कैसा प्रोडक्ट है? होमोजीनियस या आइडेंटिकल इस मार्केट में। और क्या खास बात है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। नए फर्म्स को आना हो, आओ भैया, तुम्हारा स्वागत है। जाना है यहां से बंद करके जाओ भैया, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप। नई फर्म्स आ सकती हैं, बंद भी हो सकती हैं। ठीक है? और क्या है? रिसोर्सेज मोबाइल है, मतलब जो मार्केट को चलाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, परफेक्टली मोबाइल है। इसका मतलब है किसी भी रिसोर्सेज को कहीं भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, अपने लेबर को प्रोडक्शन करने में, आउटपुट बनाने में, कहीं भी काम में शिफ्ट कर सकते हैं। इस मार्केट में कंज्यूमरों के पास, फर्म के पास पूरी नॉलेज है। किस बारे में नॉलेज चाहिए? कि कितने दाम में है प्रोडक्ट, कहां बिक रहा है प्रोडक्ट, सारी नॉलेज है। क्यों? क्योंकि वैसे भी टाइप ज्यादा है नहीं भाई। हम और आप जिस मार्केट में रहते हैं, यहां बिकते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। सर ये क्या होता है? देखिए ऐसे प्रोडक्ट बिकते हैं, होगी पेंसिल ही, पर इतनी वैरायटी की पेंसिल बिकती है कि शायद सारा नाम हमको भी ना मालूम हो। 2 ही 4 5 नाम हमको पता हो, मुझको और आपको पता हो, पर क्या इतनी मार्केट पेंसिल है? जी नहीं। असली मार्केट में जाओगे तो और बहुत वैरायटीज मिलेंगी। हमारे मार्केट की बात करोगे, जिस मार्केट में तुम और मैं जी रहे हैं, वो परफेक्ट कंडीशन नहीं है, वो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। सर ये कैसा मार्केट होता है? बताया तो था, एक ऐसा मार्केट जिसमें तुम और मैं जी रहे हैं। ज्यादातर चीजें, आप मोबाइल की बात कर लो, पेंसिल की बात कर लो, रेस्टोरेंट्स की बात कर लो, ज्यादातर चीजें क्या है? वाइड वैरायटी में मिलती है हमको, एक जैसी नहीं मिलती है। होमोजीनियस नहीं है। कैसी है? हेट्रोजीनियस है, या कहें होमोजीनियस बैक्ड बाय दी वाइड एडवर्टाइजमेंट्स। समझ में आया? और क्या खास बात है इस मार्केट की? इस मार्केट में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि बायर सेलर्स के खर्च नहीं लगते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ जाता हूं। प्योर कंडीशन पूछ लेगा तो बस जो पहले 3 कंडीशंस थे वो याद कर लीजिए। 6 कंडीशंस याद करा दी है, 5 याद कर लो, दैट इज इनफ। बात करते हैं मोनोपोली। मोनो मतलब सिंगल और पोलस मतलब सेलर। तो इस मार्केट में एक ही सेलर होगा। क्या फीचर है इस मार्केट का? सिंगल सेलर। कैसा है हमारे देश में? हाँ है, मैं बताता हूं है। हमारे देश में इलेक्ट्रिक सप्लाई करना, इवन रेलवे चलाना सिर्फ और सिर्फ एक के पास है, वो गवर्नमेंट के पास है। क्यों? सारी ट्रेन का मालिक कौन है? गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर। तो वो क्या है? मोनोपोली है। हाँ, बसेस की बात करोगे तो बहुत सारे लोग बस चलाते हैं, सरकारी बसेस भी चलती है, तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी बस चलाती हैं। एरोप्लेन की बात करोगे तो मैं कहूंगा बहुत सारी कंपनियां एरोप्लेन चलाती है। नाम भी दे दूं, तुमको तो नाम मालूम ही होगा। क्या कहते हो? वो जेट एयरलाइंस बंद हो गई है शायद, सारा एयरलाइंस बंद हो गई है, इंडिगो एयरलाइंस चल रही है। तो बहुत सारी एयरलाइंस है इसका मतलब, तो मार्केट में एयर इंडिया भी चल रही है। तो जहां पे बहुत सारे सेलर है वो नहीं, जहां एक सिंगल सेलर हो। मैंने एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। आपके घर में जो बिजली आ रही है वो एक कंपनी आपके घर में बिजली दे रही है। हाँ, हमारे यूपी में तो एक ही कंपनी जो बिजली सप्लाई करती है, वो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन। मोनोपोली है उसके पास। और क्या खास बात है? इसमें आपके पास चॉइस नहीं है, लोगों के पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो वो सामान दे रही है कंपनी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? कि अगर ये नहीं मिलेगा तो दूसरे से काम चला लेंगे। अब बिजली नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलाओगे? तो बिजली तो चाहिए। तो ऐसा मार्केट जिसमें क्या हो? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट हो, उसी में मोनोपोली हो पाएगी। इसमें एंट्री का बैरियर है। क्या? एंट्री, नई फर्म को इसमें आना अलाउड नहीं है, अभी तो ये मोनोपोली है। अब नई फर्म आई जाएगी तो मोनोपोली कहां रहेगी? और क्या खास बात है? इसमें फर्म प्राइस मेकर होती है। एक ही फर्म है, वही पूरी फर्म की इंडस्ट्री भी है, और ये क्या करती है? अपना प्राइस खुद सेट करती है। इसीलिए प्राइस मेकर, प्राइस सेटर वो खुद है।
और क्या करती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन करती है। मतलब एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कंज्यूमरों को अलग अलग दाम चार्ज करती है। जैसे कि बिजली कंपनियां, आपको और मुझको जो बिजली दे रही है उसका कीमत कुछ और है, किसानों को जो बिजली दे रही है उसका कीमत कुछ और है, इंडस्ट्री को जो यही बिजली जा रही है, सबको एक ही वस्तु का अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्ट, मैंने कहा मैं और आप इस मोनोपोलिस्ट दुनिया में जी रहे हैं। मोनोपोली भी रेयर है, मैंने बता दिया, मोनोपोली भी रेयर है। परफेक्ट कंडीशन तो संभव ही नहीं है, मैंने कहा है ना। अब जिस दुनिया में हमें और तुम रह रहे हैं वो नाम है मोनोपोलिस्टिक। इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली के भी कुछ फीचर हैं और परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर हैं, दोनों के। क्या है खास बात इसमें, देखिए लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स है, आप जानते हैं। कोई एग्जांपल देता हूं, तुम और मैं मोबाइल खरीदने गए, हाँ तुम्हें नया मोबाइल खरीदना है, तो ढेर सारी कंपनियां हैं, सैमसंग है, सोनी है, लावा है, एमआई है, और कौन सा यूज करते हो मोबाइल, है ना, बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं शायद नाम गिनूंगा और मुझे याद आ जाएगा नाम। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी है, खरीदने वाले बहुत है तो बेचने वाले बहुत है। और क्या खास बात है इसमें, हर कंपनी एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाती है। मतलब अब एमआई का फोन एप्पल के फोन के जैसा हो सकता है पर एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है, उसके फीचर्स थोड़े अलग होंगे। तो प्रोडक्ट कैसे हैं, डिफरेंट फ्रॉम दी कॉम्पिटिटर होंगे, ठीक है। और क्या होगा, इसमें भी फ्री एंट्री है, नई फर्म को आना या पुरानी फर्म का जाना एकदम फ्री है, कोई रोक टोक नहीं है। सेलिंग कॉस्ट लगती है, और सबसे बड़ी सेलिंग कॉस्ट क्या है, इसका एडवर्टाइजमेंट। ऐसी फर्म्स को बहुत सारे सेल्स प्रमोशन के काम करने होते हैं। सर क्यों सेल्स प्रमोशन के क्यों काम करने होते हैं इन फर्म्स को, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं। अगर मार्केट में आपको सामान बेचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरे पास ये सर्विस या ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। समझ में आया। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होने की वजह से उनके प्रोडक्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो देखते हैं टीवी में कितना ऐड आता है, क्यों आता है, इसीलिए क्योंकि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं। और क्या खास बात है, कंपटीशन है, पर कैसा कंपटीशन है, नॉन प्राइस। ये क्या होता है, मतलब वो प्राइस कट ना करके, जिसे हम कहते हैं प्राइस वॉर, ये नहीं करते हैं, बल्कि कुछ गिफ्ट दे करके, कुछ डिस्काउंट दे करके, कुछ साथ में गिफ्ट बाट सैंपल दे करके ऐसे लोगों को लुभाते हैं। मतलब हम इसे कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्ट फर्म क्या करती है, प्राइस न कट के बल्कि उनके साथ कुछ वैरायटी देकर, कुछ एडवर्टाइजमेंट करके, कुछ स्कीम देकर के अपने प्रोडक्ट को बेचती है, और हर फर्म अपना इंडिपेंडेंट प्राइस रखती है। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट जहां पे बहुत फ्यू सेलर्स होते हैं। हमारे देश में कुछ ही मार्केट है जो ओलिगोपोली मार्केट है। जैसे सिम कार्ड देने वाले 3 या 4 ही सिम कार्ड देने वाले हैं, एक बीएसएनएल, दूसरा वीआई वोडाफोन, एयरटेल वोडाफोन, तीसरा जियो, और चौथा एयरटेल अलग से, है ना। तो कितने बेचने वाले हैं सिम कार्ड बेचने वाले, सिर्फ 4 कंपनियां तो हैं। जब फ्यू सेलर्स हो मार्केट में, जो बड़े सेलर्स हैं वही पूरे मार्केट में कब्जा करके रखें, तो उसे कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट। फ्यू सेलर्स है, इंटेंस कंपटीशन है, इंटरडिपेंडेंस है मार्केट में, जो प्रोडक्ट है वो एकदम होमोजीनियस नेचर का प्रोडक्ट है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट बहुत बड़ी है उनके पास, और नई फर्म का आना बड़ा मुश्किल है। आइए, मोनोपोली एक ऐसा सिचुएशन जिसमें सब उल्टा होने वाला है। यहां बायर एक है और सेलर बहुत सारे हैं। क्या ऐसा भी मार्केट है क्या हमारे देश में? हाँ है। सोचिए मारुति नाम की कंपनी है, क्या बनाती है मारुति? हाँ, मारुति कार बनाती है भाई। तो मारुति कार जो बनाती है, अब उस कार के लिए उसको टायर चाहिए, और टायर बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। डनलप भी टायर बनाती है, एमआरएफ भी टायर बनाती है, मोदी कंपनी भी टायर बनाती है, मोदी कॉन्टिनेंटल का टायर का नाम है, और गुड ईयर नाम की टायर बनाती है, अपोलो नाम की कंपनी टायर बनाती है। तो बेचने वाले बहुत सारे हैं, खरीदने वाला कौन है? मारुति। अब मारुति को बेचने के लिए सारी कंपनियां तैयार होती हैं कि भैया हमसे ले लो टायर, हमसे ले लो टायर। ये मार्केट कैसा मार्केट है? मोनोपोली। अब समझ में आया? क्लियर हो गया? एग्जांपल समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, जिसको मैं जल्दी से स्किप करूंगा आप भी स्किप कर देना, ठीक है। उस पर ज्यादा टाइम मत लगाना। जिसको मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं आपको भी उसको फोकस करना है, ठीक है। आ रहा है मनी। तो मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हर वो वस्तु जो आप और मैं अपने एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको कह सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मेजर ऑफ वैल्यू यूज करते हैं, इसी का नाम है मनी। तो मनी ने बार्टर सिस्टम की कमी को दूर कर दिया। पहले हम लोग क्या करते थे, सामान के बदले दूसरा सामान ले लेते थे, वन गुड इन प्लेस ऑफ अनदर, ठीक है। पर वहां समस्या क्या आती थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की। मतलब जो एक व्यक्ति अपना प्रोडक्ट देना चाहता है तो सामने वाला वो प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता है। समझ आया? एक फार्मर है, समझना ध्यान से, क्या नाम है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। एक फार्मर है, उसके पास बहुत सारा वीट ग्रो हो गया है, उसके खेतों में वीट है, ठीक है, वीट उग गया है। अब फार्मर को चाहिए शूज, क्या चाहिए? जूता चाहिए फार्मर को। वो पहुंचता है कॉबलर के पास, बोलता है भैया हमसे चावल वीट ले लो, वीट ले लो, मेरे पास है, आपको जूते दे दो। अब कॉबलर कह रहा है भैया मुझे भी वीट नहीं चाहिए, मेरे भी खेतों में बहुत सारी वीट है, मुझे तो चाहिए मैंगो। तो क्या दोनों के बीच में एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं। यही है डबल, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। समझ आया? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। तो हमारे देश में कौन सा मेथड ऑफ मनी चल रहा है? पेपर करेंसी, ठीक है। नैरो डेफिनेशन मनी की ये कहता है कि मनी जो सप्लाई है वो 4 तरह से देखी जा सकती है, M1, M2, M3, M4।
M1 जो है सबसे नैरोएस्ट सप्लाई ऑफ मनी है। क्या मनी सप्लाई मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी विद पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अभी इस समय आज लोगों के पास कितना पैसा है बस गिन लो, पता कर लो, जोड़ दो, बस जो बन जाएगा मनी सप्लाई बन जाएगा। तो नैरो सप्लाई में क्या आता है? C प्लस DD प्लस OD। C स्टैंड्स फॉर करेंसी, DD स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट, OD डिपेंड्स फॉर अदर डिपॉजिट विद द RBI। थोड़ा फास्ट हो गया? हाँ, ऐसे भी आपको याद करना पड़ेगा। और M2 क्या है? M2 में पूरा M1 आ जाएगा प्लस सेविंग्स विद द पोस्ट ऑफिस। और M3 में क्या आ जाएगा? M3 में आ जाएगा M2 प्लस टर्म डिपॉजिट। डिपॉजिट जो फिक्स टाइम के लिए जमा होते हैं उसे कहते हैं टर्म डिपॉजिट, मतलब FD और RD। और चौथा M4 में क्या आ जाएगा? M3 प्लस सेविंग्स विद द पोस्ट ऑफिस। तो सबसे ब्रॉडेस्ट सप्लाई ऑफ मनी का नाम क्या है? M4। सबसे नैरोएस्ट सप्लाई ऑफ मनी कौन सा है? M1। चलिए, जो पैसा एक टाइम के लिए जमा है, फिक्स टाइम के लिए जमा है, फिक्स FD और RD, उसे टाइम डिपॉजिट। और जो पैसा जब चाहे तब बैंक से निकाल सकते हैं उसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। और ऐसा डिपॉजिट है सेविंग डिपॉजिट और करंट अकाउंट। ये है मनी के फीचर्स, आप इसको छोड़ सकते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस ऑफ मनी, पहला वेरी इंपॉर्टेंट बोल दिया, 5 फंक्शन आने चाहिए। पहला प्राइमरी फंक्शन, कहते हैं इसको बेसिक फंक्शन ऑफ मनी है, जिसके लिए मनी को इन्वेंट किया गया था। दिस इज द फंक्शन फॉर विच मनी वाज इन्वेंटेड। तो मनी को क्यों निकाला गया था, क्यों मनी की जरूरत पड़ी? तो मनी को यूज करने के लिए जरूरत पड़ी क्योंकि मेरे और आपके बीच में जब कोई सामान लेन देन हो रहा था तो प्रॉब्लम आ रही थी एक्सचेंज की, कि क्या दें कि तुम मुझे दे दोगे। तो मनी क्या करता है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसके बिना क्या हो जाएगा? कोई वस्तु लेने देने में बहुत दिक्कत आती। तो जितने भी डिफेक्ट्स थे बार्टर सिस्टम के, जो भी बार्टर की कमियां थी, वो मनी ने दूर कर दी थी। और क्या करता है? मनी चीजों को मेजर करता है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। आप गए दुकान में पेन खरीदने, बोले भैया एक पेन दे दीजिए। तो दुकानदार ने बोला 1 पेन, चलो 1 पेन इज ₹10। कौन सी पेन है? मैंने कह दिया चलो पेंटोनिक। ठीक, तुम पेंटोनिक पेन खरीदने गए, 10 रुपए की एक है। तो ये 10 क्या है उसका? यही है उसका मेजर, पेन की कीमत बताना। समझ गए? तो रुपए में कीमत बताई जा सकती है कि नहीं? हाँ, पेन की नहीं, आजकल हर वस्तु की कीमत है। इवन सर्विस की भी वस्तु है। डॉक्टर की फीस दे देते हैं कि नहीं हम लोग रुपए में? टीचर की सैलरी, ट्यूशन दे देते हैं कि नहीं देते? सेकेंडरी फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो प्राइमरी के बाद आता है। ये कहता है हम फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हैं। आज हम चीजों को किस्तों में ले सकते हैं, फ्यूचर एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं। ये सब मनी ना होता तो आज हम इंस्टॉलमेंट में चीजें नहीं खरीद सकते। मतलब आज सामान ले लो और पैसा धीरे 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 चुकता करते रहो। मनी है तब ये संभव है। और क्या खास बात है? मनी को स्टोर कर सकते हो। अब ये मत सोचना कि रुपया तिजोरी में रख दे रहे हैं। अरे नहीं भाई, रुपया गोल्ड के रूप में, रुपया वैल्यूएबल्स के रूप में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, सेव किया जा सकता है। और सबसे अच्छा तरीका है बैंक में सेव कर दो। तुम्हारे पास 500 बकरियां हैं, तुम बहुत अमीर आदमी हो, हाँ तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास 500 बकरियां हैं, कहां स्टोर करोगे? किस गोडाउन में रखोगे? किस बैंक में जमा करोगे? समझ गया ना? नहीं स्टोर कर पाओगे क्योंकि वस्तु के रूप में, कमोडिटी के रूप में है। पर मेरे पास 5 लाख रुपया है, मैं बैंक में जाऊंगा, देखा, FD करा दूंगा, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो मनी को क्या कर सकते हैं? एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। कमोडिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब ये आ रहा है कॉन्टिजेंट फंक्शन, मतलब मनी प्रोडक्शन डिसीजन लेने में मदद करता है, मनी खरीदने में मुझको और आपको डिसीजन लेने में मदद करता है, और लास्ट में नेशनल इनकम भी फाइंड करने में मदद करता है। चलिए, मनी का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो जिस बैंक में मैं और आप जाते हैं, तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। फिर से, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से डिपॉजिट लेती है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? तो उसे कहते हैं बैंक। जानते हैं, मैं और आप जिस बैंक में जाते हैं उसको कमर्शियल बैंक कहते हैं या जॉइंट स्टॉक बैंक कहते हैं, क्योंकि ये हजारों लाखों लोगों द्वारा पैसा इकट्ठा करके चलाया गया बैंक है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कमर्शियल बैंक। और ये बिजनेस प्रिंसिपल पे काम करता है, पैसा कमाने के प्रिंसिपल पे काम करता है। दान दया धर्म नहीं करना है इनका काम, ना 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 ना, इनका काम है पैसे बांट करके ब्याज से कमाओ। समझ आ गया? ये है कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का फंक्शन कर लीजिए। पहला फंक्शन है लोगों से डिपॉजिट लेना, दूसरा फंक्शन है लोगों को लोन बांटना। ध्यान दीजिएगा, ये आप जानते हैं, मैंने डेफिनेशन में बता दिया। और कमर्शियल बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है जिसका नाम है एजेंसी फंक्शन। मतलब कमर्शियल बैंक एजेंट के रूप में काम करती है। अब तुम गए बैंक में, बैंक को बोले कि मेरे लिए आप क्या करिए, मेरा शेयर खरीद लीजिए, मेरे बदले मेरे बच्चों की फीस जमा कर दीजिए, इंश्योरेंस का पैसा जमा कर दीजिए। तो ये सब क्या कर रही है? बैंक तुम्हारा एजेंट बनके तुम्हारे लिए काम कर रही है। तो एजेंसी फंक्शन में बैंक आपके कहने पे आपका पेमेंट कर सकती है, और या तो आपके पेमेंट्स रिसीव कर भी सकती है, पैसा कलेक्ट भी कर सकती है। दिस इज कॉल्ड एज एजेंसी फंक्शन। हाँ, आप अपनी बैंक को बता दीजिए कि मेरा LIC का प्रीमियम पे कर देना हर महीने। अब बैंक पूछेगी नहीं, पे कर दी जाएगी। तो ये है एजेंसी फंक्शन। और कौन सा फंक्शन है? यूटिलिटी फंक्शन। यूनिटी नहीं, यूटिलिटी मिस्टिंग हो गई है। यूटिलिटी फंक्शन ये सबको देती है, इसको कई बार जनरल यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। अब मैं बैंक का कह सकता हूं कस्टमर हूं चाहे ना हूं, मैं जाके बैंक में मांग सकता हूं कि मुझे क्या करिए, मुझे लॉकर फैसिलिटी दे दीजिए, मेरे लिए ट्रैवलर चेक बना के दे दीजिए, तो बैंक हमें दे सकती है।
ठीक है, मुझे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को चेंज कराना है, डॉलर है, रुपीज चाहिए, जाऊंगा चेंज करा लूंगा। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? जनरल यूटिलिटी है, सबको देगी बैंक। ठीक है, बैंक का मेंबर होना इसके लिए कंपल्सरी नहीं है। आइए बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो बैंक्स मिल करके, एक बैंक नहीं, बहुत सारी बैंक मिलकर के क्या करती है? मार्केट में फंड्स क्रिएट करती है, लोन सप्लाई क्रिएट करती है। तो मार्केट में जो पैसा आ रहा है, जो मनी सप्लाई आ रहा है, इसी का नाम है क्रेडिट क्रिएशन। मार्केट में लोन का प्रवाह, फ्लो लाना, इसे कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। और कहां से लाती है? अपने जेब से लाती है क्या पैसा बैंक? जी नहीं, आपका मेरा पैसा जो बैंक में डिपॉजिट के रूप में रखा है, बैंक इसी पैसे में से एक बड़ा हिस्सा लोगों को लोन दे देती है। इसे कहते हैं क्या? क्रेडिट क्रिएशन। समझ में आया? सेंट्रल बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कमर्शियल बैंक तो कम इंपॉर्टेंट था, सेंट्रल बैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात है सेंट्रल बैंक की, तो एक ऐसी बैंक जो बैंकों का बाप है, जो एपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम है, जो गवर्नमेंट बैंक है, बैंकर्स बैंक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, उसे कहते हैं क्या? सेंट्रल बैंक। हर देश में सिर्फ एक होती है, यही मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू होती है। इसका मतलब इसके पास ही नोट छापने का पावर होता है, इसे कहते हैं सेंट्रल बैंक। ये पैसा कमाने के लिए काम नहीं करती है, ये देश की इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, देश की व्यवस्था को बनाए रखती है, देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, देश के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, सब इसका काम है, सेंट्रल बैंक का काम है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक में कम से कम 5 डिफरेंस तुम्हें आने चाहिए। सेंट्रल बैंक एक ही है, कमर्शियल बैंक ढेर सारी है। समझ गए? जैसे मैंने कहा, हमारे देश में सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। हाँ, कोई भी नोट ओके देखा, ढाके देखो, एक का नोट छोड़ देना बस। 2 से लेके 500 के नोट को जब चाहे तब देखो। है क्या नोट मेरे जेब में? बाई चांस मेरे जेब में भी नोट नहीं है, हाँ तुम्हारे पास हो तो निकाल के देख लेना, उस पर लिखा हुआ है साफ साफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चाहे 2 से लेके 500 तक के नोट के, और हर नोट के नीचे गवर्नर ऑफ द बैंक का, आरबीआई का साइन होगा। देखा? तो बैंक, सेंट्रल बैंक कैसी होती है? एपेक्स बैंक होती है, जबकि कमर्शियल बैंक क्या करती है? अंडर दी सेंट्रल बैंक काम करती है। दूसरा डिफरेंस क्या है? सेंट्रल बैंक सोशल वेलफेयर चाहती है, सेंट्रल बैंक पैसा कमाना नहीं चाहती है, वेलफेयर चाहती है। जबकि कमर्शियल बैंक कमर्शियल, पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए काम बैठी हुई है। अच्छा, सेंट्रल बैंक मुझसे और तुमसे डिपॉजिट नहीं लेगी, डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द आम पब्लिक। इसका मतलब आपका और मेरा अकाउंट आरबीआई में नहीं खुलेगा। ठीक है, किसका खुलेगा? गवर्नमेंट का खुलेगा, मोदी जी का खुलेगा। समझ गए? योगी जी का खाता कहां खुलेगा? क्या करोगे? सेंट्रल बैंक में। तो गवर्नमेंट का खाता आम आदमी का, मेरा तुम्हारा नहीं है। ठीक है, ना तो हमें हमें लोन देती है, ना तो मेरा डिपॉजिट अकाउंट खोलती है, जबकि सेंट्रल बैंक हमारा अकाउंट खोलती है और हमें ही लोन देती है। सेंट्रल बैंक नोट जारी करती है, मैंने कहा था नोट इशू करती है, कमर्शियल बैंक के पास ये पावर नहीं है। और लास्ट में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की एडवाइजर है, हमारी गवर्नमेंट को सलाह चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सलाह चाहिए तो सेंट्रल बैंक देगी। कमर्शियल बैंक ऐसी कोई भी एडवाइस नहीं देती है। हमारे देश के सेंट्रल बैंक को 1935 में बनाया गया था, अंग्रेजों ने बनाया था। 1949 में हमें से टेक ओवर कर लिया था। फंक्शन पता कर दिया आपको? मैंने फंक्शन पहले बता दिया, नोट छापती है, गवर्नमेंट की बैंक है, मैंने बता दिया, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। इसका मतलब है जब सारी बैंक, कोई भी बैंक, स्टेट बैंक ले लो, पंजाब नेशनल बैंक ले लो, और कोई नाम ले लो, बैंक ऑफ बड़ौदा नाम ले लो, कुछ भी बैंक ले लो, इन सारी बैंकों को अगर फंड्स, अगर पैसों की जरूरत है तो इनका एक ही माई बाप है। और इन सारी कमर्शियल बैंकों का आखिरी लास्ट ऑप्शन कौन है? आरबीआई। जब उनको कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो आरबीआई ही उनका माई बाप है। अब समझ में आ गया? अब नहीं भूलोगे? चलो, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लास्ट चॉइस है पैसा पाने की। फॉरेन रिजर्व जितना भी होगा, विदेशी मुद्रा जितना भी होगा, देश का सारा किसके पास जमा होगा? सेंट्रल बैंक के पास। मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक के अंदर में। कैसे क्रेडिट कंट्रोल करती है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या मैंने बोला? वेरी इंपॉर्टेंट बोला, मतलब लॉन्ग। तो 2 तरीके से कंट्रोल कर सकती है सेंट्रल बैंक। पहले तरीके का नाम है क्वांटिटेटिव कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल मतलब देश में मनी सप्लाई, क्योंकि याद रखिएगा, अगर देश में पैसा ज्यादा होगा, जैसे कहते हैं क्रेडिट सप्लाई ज्यादा होगी, मनी सप्लाई ज्यादा होगी, तो देश में इन्फ्लेशन आ जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर देश में मनी सप्लाई, एमएस, मनी सप्लाई इंक्रीज कर देंगे, क्या आ जाएगी देश में? इन्फ्लेशन। क्यों सर, क्यों? अरे भाई, जब ज्यादा पैसा होगा मार्केट में, हर एक के पास पैसा होगा, या पैसा आसानी से मिल जाएगा, तो मार्केट में बहुत डिमांड होगी, हर व्यक्ति हर चीज डिमांड करेगा। अब डिमांड करेंगे तो उस चीजों के दाम बढ़ने लगेंगे। सप्लाई नहीं बढ़ रही है ना, इसलिए उस चीजों के दाम बढ़ने लगेंगे। व्हेन टू मच मनी chases too few goods, it causes inflation। समझ में आया? थोड़े वस्तु और ज्यादा लोग खरीदने वाले, भाव बढ़ जाएगा। समझ में आया? इन्फ्लेशन। अब मैंने कहा इस मनी सप्लाई को काबू में कौन करता है? आरबीआई। कैसे करती है? 2 तरीका है, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। दोनों मेथड को समझेंगे ध्यान से। जब हम क्वांटिटेटिव मेथड कहते हैं तो इसका मतलब है ओवरऑल क्वांटिटी, क्या कंट्रोल करना? मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करना। सबसे पहला तरीका है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब होता है द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए होता है तो सेंट्रल बैंक उनसे ब्याज मांगती है, उस ब्याज का नाम है
बैंक रेट। अब इमेजिन करिए सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने ब्याज महंगा कर दिया। क्या कर दिया? बैंक रेट इंक्रीज कर दिया, तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा। सर ये कब करेगी बैंक? जब देखेगी मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, जब देखेगी व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द मार्केट, आरबीआई ये प्रोसेस करेगी। आरबीआई देखेगी कि मार्केट में क्रेडिट बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, देयर इज एक्सेस ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट, तब वो क्या करेगी? बैंकों को महंगा लोन देगी। जब आरबीआई बैंकों को लोन महंगा देगी तो मैं और आप आम आदमी तो बैंकों के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, वो हमें लोन महंगा देगी, और हमें लोन महंगा देगी तो हम लोन नहीं लेंगे। मतलब हम अपनी नीड को रोक देंगे, हम अपनी डिमांड को कम कर लेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई ऑटोमेटिक गिर जाएगा, चीजें क्या हो जाएंगी? काबू में आ जाएंगी। है ना अच्छा तरीका? है ना मार्केट को कंट्रोल करने का तरीका? याद रखिएगा, जब जब खूब पैसा होगा मार्केट में, हाँ, चीजों के दाम भागेंगे, महंगाई डायन खाए जाते हैं, सुना है ना जी। तो इन्फ्लेशन के समय में ऐसा ही करती है। इसका उल्टा भी हो सकता है। देखेगी रिजर्व बैंक कि मार्केट में कुछ खरीदारी नहीं हो रही है, मार्केट में रिसेशन चल रहा है, मार्केट में डिफ्लेशन चल रहा है, तब क्या करेगी कमर्शियल सेंट्रल बैंक? तब बैंक रेट को वो रिड्यूस कर देगी। क्या कर देगी? बैंक रेट सस्ता कर देगी, लोन सस्ता कर देगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन ले लो। और जब मनी सप्लाई बढ़ इसलिए जाएगा क्योंकि हम भी सस्ता लोन लेना चाहते हैं, मैं और तुम सस्ता लोन चाहते हैं कि हमसे बैंक ज्यादा ब्याज न ले। मजेदार है ना? तो अब मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? मार्केट में बढ़ जाएगा, क्योंकि हम सब लोग लोन लेना पसंद करेंगे। सोचिए अगर जीरो इंस्टॉलमेंट में चीजें मिल रही हैं, तभी तो हम लोग मोबाइल खरीद रहे हैं। कहते हैं ना बस किस्तें जमा करते जाओ, मोबाइल ले लो, गाड़ी ले लो, आजकल तो मिल रही है ऐसे जीरो इंस्टॉलमेंट में, जीरो ब्याज में, है ना? समझ गए? कंज्यूमर क्रेडिट से बोलते हैं हम लोग। और सीआरआर क्या होता है? देखिए हर कमर्शियल बैंक को, कोई भी, पंजाब नेशनल, एसबीआई बैंक, जितनी भी बैंक का नाम लोगो, इन सबको अपने डिपॉजिट्स में से एक फिक्स्ड परसेंटेज आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। इस मिनिमम परसेंटेज का नाम है सीआरआर, तो कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है ये? सीआरआर। अगर ये सीआरआर हाई हो जाएगा, मतलब सेंट्रल बैंक, आरबीआई क्या करती है? बैंकों को आदेश देती है। हाँ, सेंट्रल बैंक ने बैंकों को आदेश दिया कि आप अपना 50% पैसा मेरे पास जमा कर दीजिए। सोचिए अब बैंकों का 50% पैसा तो आरबीआई के पास चला गया, तो बैंकों के पास बहुत कम पैसा बचा लोन बांटने के लिए। तो मार्केट में मनी सप्लाई अर्थात टोटल लोन, टोटल मनी इन द मार्केट क्या हो जाएगा? हाँ भाई, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा ना, क्योंकि पैसा तो आरबीआई ने अपने पास दबा लिया है। ऐसा कब करेगी आरबीआई? पागल है क्या आरबीआई से करेगी? ना ना ना, आरबीआई देश के हित में काम करती है, वेलफेयर के लिए काम करती है। आरबीआई पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रही है। जब देखेगी देश में क्या है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट अवेलेबल है, जब देश में इन्फ्लेशन हो रहा है, देश में महंगाई बढ़ रही है, तब ये करेगी। और इसका उल्टा कर दो, उसका उल्टा समझ गया क्या होगा? उल्टा क्या होगा? देखिए कि मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, मार्केट में दुकानदार चिल्ला रहे हैं, इंडस्ट्री चिल्ला रही है, बेरोजगारी है, गरीबी है, मार्केट में पैसा नहीं है, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। उल्टा कर देगी। क्या करेगी? उल्टा क्या करेगी? उस समय क्या करेगी? सीआरआर को डिक्रीज कर देगी, मतलब कैश रिजर्व रेशियो सस्ता कर देगी, कम कर देगी। बैंकों को कहेगी अपना पैसा कम जमा करिए मेरे पास, जाइए सिर्फ 5% पैसा जमा करिए हमारे पास। अगर आपके पास 100 रुपया आया तो सिर्फ 5 रुपया हमें जमा करिए, बाकी 95 आप अपने पास रखिए। तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा। समझ गए? ज्यादा बैंकों के पास पैसा बचेगा, बैंक ज्यादा क्रेडिट दे पाएंगी, मार्केट में मनी सप्लाई, मार्केट में लोन, मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन हाई हो जाएगा। समस्या खत्म। और लोगों के पास पैसा आएगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, मार्केट की डिमांड बढ़ जाएगी, सारी स्थिति सुधर जाएगी। सारा पावर किसके पास है? इसका मतलब आरबीआई। देखा, सारा मूवर एंड शेकर कौन है मार्केट का? आरबीआई। एक और काम करती है आरबीआई, इसका नाम है ओपन मार्केट। इसका मतलब है आरबीआई मार्केट में बेचती और खरीदती है। क्या बेचती खरीदती है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। हाँ, समझाने के लिए कहते हैं कि अगर मार्केट में बहुत पैसा है, मनी सप्लाई हाई है, तो वो क्या करेगी? सेल कर देगी। क्या बेचेगी आरबीआई? आरबीआई सिक्योरिटीज बेचेगी। अब ये होता क्या है? सिक्योरिटीज होता क्या है? एक तरह का बॉन्ड का कागज होता है, एक तरह का बॉन्ड टाइप का कागज होता है जो बैंकों को बेच देती है। मैं समझाने के लिए कहता हूं कि आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने सारी बैंकों को आदेश दे दिया कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आप सबको मेरा ऑर्डर है, आप सब लोग अपने 500 करोड़ मुझे जमा कर दीजिए, मैं आपको सेल कर रहा हूं, सिक्योरिटीज बेच रहा हूं। अब इन बैंकों का पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, तो इन बैंकों के पास पैसा क्या बचा? कम। अरे भाई आरबीआई ने ले लिया ना सेल सिक्योरिटीज बेच करके इनको, तो इनके पास अब लोन देने के लिए पैसा कम बचा ना मार्केट में लोन कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, बैंकों के पास पैसा ही नहीं बचा, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? इस केस में कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एरो देख लो, नीचे मतलब डिक्रीज, मनी सप्लाई क्या हो गया? मार्केट से कम। और उल्टा हो जाए, सोचिए मार्केट में हाहाकार है, मार्केट में परेशानी चल रही है,
न लोगों का धंधा चल रहा है, न लोगों के पास रोजगार है, न लोगों के पास इनकम है, न लोग कोई खर्चा कर रहा है, सब तड़प रहे हैं। अरे कोई बिक नहीं रहा है, कोई सेल नहीं हो रही है, रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, माल नहीं बिक रहा है, सामान नहीं बिक रहा है, रोजगार नहीं है। अरे भाई सब जगह हाहाकार मचा, उल्टा कर देगी। क्या करेगी? कहेगी मैंने जो आपको सिक्योरिटीज बेची थी ना 500 की, ये ले लीजिए, आपको मैं आपका पैसा वापस करता हूं, मेरी सिक्योरिटीज में वापस खरीदता हूं। आप समझ गए? बाय कर लेगी आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज सारी बैंकों से, सबसे खरीद लेगी। जब सबसे खरीद लेगी सिक्योरिटीज, तब क्या होगा? बैंकों के पास पैसा वापस पहुंचेगा। अब बैंक के पैसा रख के नहीं कमाती हैं, बैंकों को पैसा रखने से कमाई नहीं है, बैंकों को लोन बांट करके ब्याज पे कमाई है। बैंक वो पैसा मार्केट में सप्लाई कर देंगी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को पैसा चाहिए, हर व्यक्ति को लोन चाहिए, किसी को बिजनेस के लिए चाहिए, किसी को घर के लिए चाहिए, किसी को गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए, किसी को मोबाइल के लिए चाहिए, सबको लोन चाहिए, सब लोन बांट देगी। मनी सप्लाई मार्केट में आ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आप इमेजिन कर लीजिए, इकोनॉमी को संभालने का, कंट्रोल करने का रोल सारा आरबीआई के पास है। उसी तरह से एक व्यक्ति अमाउंट होता है, नाम है एसएलआर। ये वो रुपया होता है, क्या नाम है? एसएलआर, सिस्टरी लिक्विड रेशियो, जो बैंकों को अपने पास मेंटेन करना होता है कैश के रूप में। अगर इसको भी अगर हाई कर देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सब में सेम रूल लग रहा है, सब में देखिए ये हाई होगा तो ये लो हो जाएगा, सब में इनवर्स रूल है, ध्यान दीजिए। अभी तक जितना भी बताया उसका नाम था क्वांटिटेटिव, अब बता रहा हूं क्वालिटेटिव। ठीक है? जैसे मार्जिन मनी, मार्जिन मनी वो मनी होता है जो एक बोरोवर को देना पड़ता है लोन लेने से पहले। क्या? मार्जिन वो रुपया होता है जो एक बोरोवर को देना पड़ता है लोन लेने से पहले। अगर मार्जिन मनी इंक्रीज कर देंगे तो लोग लोन लेना पसंद नहीं करेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और क्या हो सकता है? गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है? सीलिंग लगा देती है। आरबीआई क्या करती है? एक लिमिट लगा देती है कि इतना ही लोन आप बांट सकते हैं। तो जब लिमिट लगा देगी, इसे कहते हैं क्या? क्रेडिट राशनिंग। क्या बोलते हैं? इसका नाम है क्रेडिट रैशनिंग। दूसरा नाम भी है क्रेडिट रैशनिंग, जिसमें वो लिमिट लगा देगी कि किस किस काम को कितना लोन देना है। एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना लोन देना है? 20%। इंडस्ट्री को कितना लोन देना है? 30%। तो लिमिट फिक्स कर दिया ना। इसे ये भी एक तरीका है आरबीआई का कंट्रोल करने का। या तो मॉरल सुएशन, इसमें क्या करती है? आरबीआई समझाती है, परसुएट करती है, बैंकों को समझाती है कि अनप्रोडक्टिव कामों के लिए लोन मत दीजिए, या लोन दीजिए तो जैसा ऑर्डर देना वैसा लोन दीजिए। इसे कहते हैं क्या? मॉरल सुएशन। चलिए टॉपिक आपको क्लियर हो गया। पब्लिक फाइनेंस, जैसे ही पब्लिक वर्ड आए तो आप गवर्नमेंट समझिए। फाइनेंस मतलब होता है फंड्स, तो गवर्नमेंट का फंड्स अरेंज करना, फंड का यूटिलाइजेशन करना, फंड को रिटर्न करना, यह है पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट देखती है। पब्लिक फाइनेंस के अंदर रेवेन्यू आता है, डेप्ट आता है, फिस्कल पॉलिसी आती है। आइए बढ़ जाते हैं आगे। पब्लिक फाइनेंस से आगे है टॉपिक टैक्स। सरकार के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कमाई है, जिसको कहते हैं रेवेन्यू है, वो है लगान। अरे टैक्स भाई, टैक्स टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट बाय द फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स टू द गवर्नमेंट। सरकार हम पे टैक्स लगाती है, समझ गए? कंपनी पे टैक्स लगाती है। तो एक आता है कमर्शियल रेवेन्यू। ये कैसा टैक्स होता है? ये सरकार फर्म से लेती है क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं। ठीक है? जो सर्विस बेच रहे हैं उस पर पैसा लगती है। अब सरकार कौन सा चीजें लेती है? सरकार लाइसेंस फी लेती है। आपने अपनी गाड़ी का लाइसेंस, नहीं तुम्हारा तो लाइसेंस नहीं बना होगा जी, हाँ तुम लोग का लाइसेंस नहीं बना होगा ड्राइविंग लाइसेंस, पर जिनको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनको लाइसेंस फी देनी होती है। उसी तरह से कई बार फीस लगती है, कोर्ट में जाने पे फीस लगती है, वैसे स्कूल में भी फीस लगती है, पर फाइन एंड पेनल्टीज लगता है, रूल तोड़ने पे लगता है, कुछ चीजों में स्पेशल असेसमेंट लग जाता है, कुछ ये सब एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है? मेन टॉपिक इसमें है टैक्स। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को देना है। अब इनमें डायरेक्ट टैक्स को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस बन सकता है 5, या मेरिट्स डीमेरिट्स बनेंगे। एक मेरिट डीमेरिट याद कर लीजिए, दूसरा इसका रिवर्स कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े मार्क का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। डायरेक्ट टैक्स, a tax in which shifting of burden of tax is not allowed. A direct tax is one in which the impact and the incidence fall on the same person. समझ में आया? जिस पे लगा वही भरेगा, वो किसी दूसरे पे अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता, जैसे कि इनकम टैक्स। अब तुम्हारे पापा, एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे पापा पे टैक्स लग रहा है इनकम कमाने पर। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं कि सरकार ने कहा है कि जो लोग 7 लाख रुपया कमाते हैं उसको टैक्स नहीं है, पर 7 लाख के ऊपर कमाएंगे तो टैक्स है। ठीक? तो तुम्हारे पापा पे लग रहा है इनकम टैक्स, तो क्या तुम्हारे पापा इनकम टैक्स किसी दूसरे से चार्ज कर सकते हैं? किसी दूसरे पे अपना इनकम टैक्स डाल सकते हैं कि नहीं मैं नहीं भरूंगा, मेरा तो कस्टमर भरेगा? जी नहीं, उनको खुद भरना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं इनकम टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा वेल्थ टैक्स। समझ में आया? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया? अब आता है इसके मेरिट्स। ध्यान दीजिएगा, मेरिट्स व्यक्ति की नजर नहीं सोच रहे हैं, कंट्री की नजर सोच रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट कर रही है। डायरेक्ट टैक्स कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रही है। तो डायरेक्ट टैक्स इक्विटेबल होता है। इक्विटेबल मतलब होता है इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जिसके पास पैसा है उससे लिया जा रहा है। ठीक है? इसका बर्डन किस पे आता है? जिसके पास इनकम है उसी पे आता है, और ज्यादा इनकम है ज्यादा टैक्स है।
हाँ, ज्यादा पैसे वाले हो ज्यादा टैक्स भरोगे। और ये टैक्स सर्टन है, सर्टन मतलब है श्योर है, सरकार को श्योर है कि कितना टैक्स मिलना है। इवन जो टैक्स देने वाला है उसको भी पता है कि मुझे कितना टैक्स देना है। ये टैक्स सस्ता है सरकार के लिए, क्यों? क्योंकि इसमें उसमें कलेक्ट करने का जो चार्ज है, कलेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स है सरकार का बहुत कम है, तो इसीलिए ये टैक्स चीप है, इसका कलेक्शन करने वाला खर्च कम है। ये टैक्स इलास्टिक है, मतलब इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगर सरकार की जरूरत ज्यादा है पैसे की, तो सरकार डायरेक्ट टैक्स का क्या कर सकती है, परसेंटेज बढ़ा सकती है, ज्यादा टैक्स वसूल करके अपनी इनकम बढ़ा सकती है। तो ये टैक्स कैसा है? इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब समझ गया ना, चेंज किया जा सकने वाला। और सरकार को जरूरत नहीं है तो सरकार टैक्स कम भी कर सकती है। और क्या है? ये टैक्स सिविक्स कॉन्शियसनेस जागरूकता करता है। मतलब सिविक कॉन्शियसनेस क्या होता है? आपको जागरूक बनाता है। सर ये जागरूक क्या होता है जी? जागरूक मतलब होता है कि जब आप टैक्स भरते हैं तो आपको पिंच महसूस होता है। पिंच समझते हैं? हाँ, आपको दर्द महसूस होता है। कहते हैं कमा हम रहे हैं और सरकार को टैक्स दे। हाँ भाई, बुरा लगता है कि कमा हम रहे हैं, सरकार, मोदी सरकार टैक्स ले रही है, भैया मेहनत हम कर रहे हैं। तो आप अब क्या करते हैं? इस टैक्स देने के बाद सरकार के कामों पर नजर रखते हैं। अच्छा, देखता हूं सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है, देखे मेरे पैसे का क्या इस्तेमाल कर रही है। तो लोग भी पैसा, सिविक्स सेंस जाग जाता है, वो और जागरूक हो जाते हैं, वो और केयरफुल हो जाते हैं, देखने लगते हैं कि सरकार उसके पैसे को कहां लगा रही है, किसको दे रही है। समझ गए? तो इसका मतलब है कि जो टैक्स पे करता है उसको पिंच महसूस होता है। अब वो देखना चाहता है क्या ये फंड प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहीं मेरे पैसे की बर्बादी तो नहीं हो रही है। बर्बादी होगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं सरकार को। तो कहते हैं जागरूक हो गया आदमी। अब समझ में आया? 5 एडवांटेज बता दिए आपको, बस 5 से अधिक मत करो। आइए बढ़ जाते हैं। बुराई भी है, अच्छाई नहीं होगी, बुराई भी है। और मैं डायरेक्ट टैक्स की अच्छाई बुराई बता रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स उल्टा होने वाला है। ठीक है ना? जो इसकी बुराई होगी वो इनडायरेक्ट टैक्स की अच्छाई बन जाएगी। चलिए, डिमेरिट, सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? सबसे नापसंद किए जाने वाला, सबसे अनपॉपुलर। कोई नहीं टैक्स भरना चाहता है, नहीं कोई टैक्स बोलता है कमा मैं रहा हूं, इनकम मेरी है, टैक्स क्यों भरूं भाई? तो ये सबसे अनपॉपुलर टैक्स है। ठीक है ना? खास करके जो लोग मेहनत से कमा रहे हैं, दे डू नॉट वांट द, ठीक है, नापसंद करते हैं, दे डू नॉट लाइक इट एक्चुअली। ये इनकन्वीनियंट है। इनकन्वीनियंट क्यों है? क्योंकि आपको पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देना है। ठीक है? तो इसका कंप्लायंस करना, इसको भरना, वो भी एक साथ भरना पड़ता है। टैक्स पेयर को एक साथ साल खत्म होने के बाद पूरा पैसा देना पड़ता है। कन्वीनियंस नहीं है, इट इज नॉट इजी, इट इज वेरी बर्डनसम फॉर द टैक्स पेयर। पैसा भी ले रहे हो, एक साथ सारा पैसा ले रहे हो, पता लगा आखिरी के महीने में कंगाल हो जाता है टैक्स पेयर। हाँ, मार्च के महीने में उसके पास कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि एक साथ सारा टैक्स पूरे साल का एक बार में देना होता है। तो दिस इज अ बिग बर्डन ऑन दी, ना पसंद करता है, इसीलिए तो बताया था। और पॉसिबिलिटी ऑफ इनजस्टिस, कई बार लोगों को लगता है कि हम पे अन्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि द डायरेक्ट टैक्स में नॉट फॉल इक्वल वेट ऑन ऑल क्लास, सब पे एक जैसा फॉल नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ा, मुझे लगता है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इवेजन। इवेजन मतलब होता है टैक्स चुराना। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन कहां है? डायरेक्ट टैक्स। अगर मैं लोगों को इनकम ही ना बताऊंगी तो तुम कह सकते हो कि हम अपनी इनकम ही ना बताएं कि हम कितना कमाते हैं, तो मुझसे टैक्स कौन ले पाएगा? कोई नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब है डायरेक्ट टैक्स ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है। इफ द टैक्स पेयर डज नॉट डिक्लेयर हिज इनकम, तो टैक्स कहां से लोगे भैया? और डायरेक्ट टैक्स क्या करता है? लोगों की सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव असर डालता है। सोचिए, मैं पैसा कमा रहा हूं, मुझ पे टैक्स लग रहा है, मैं सोचता हूं पैसा कमा क्यों रहा हूं भाई? क्या मैं मोदी जी के लिए पैसा कमा रहा हूं? क्या मैं सरकार के लिए पैसा कमा रहा हूं? नहीं, अब मैं काम नहीं करूंगा, जाओ। तो मेरी खुद की सेविंग करने की इच्छा नहीं करेगी, खुद की पैसा कमाने की इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि बाहर में जाए, क्या कर रही है कमा करके? पैसा तो सरकार टैक्स रूप में ले रही है। देखा, लोगों के अंदर क्या हो रहा है? विलिंगनेस टू सेव, विलिंगनेस टू इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। समझ गए? ना करेंगे अगर टैक्स ज्यादा लगने लगेगा तो। इनडायरेक्ट टैक्स, हमारे देश में जीएसटी, क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप कोई वस्तु खरीदिए, कोई सर्विस खरीदिए। अरे मैं एग्जांपल देता हूं, तुम बस से कहीं जा रहे हो, बस की टिकट पे लगा हुआ है, ट्रांसपोर्ट पे लगा हुआ है। तुम मूवी देखने जा रहे हो, मूवी की टिकट पे दाम लगा हुआ है, क्या? एंटरटेनमेंट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स सारे गुड्स और सर्विसेज पे लगा हुआ है। अरे तुम मैगी खरीद लो ना, जाके मैगी खरीदो, उस मैगी पे लिखा है एमआरपी 12 रुपीज, तो 12 रुपीज में कुछ, एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ परसेंट सरकार को भी जा रहा है। तो कोई भी वस्तु खरीदो, मोबाइल खरीदो, टीवी खरीदो। अब समझ आया? अब ये टैक्स तुमसे नहीं ले जा रहा है, तुमसे नहीं ले जा रहा है, उस सेलर से लिया जा रहा है। और सेलर कहां से लेके दे रहा है? हम ही से लेके दे रहा है। तो इसीलिए इसमें शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेस अलाउड। लगता किसी और पे है, इंपैक्ट ऑन वन पर्सन, इंसिडेंस ऑन द अदर। इसका मतलब है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स इज अलाउड। लगा किस पे था टैक्स? मैंने कहा सेलर पे। और भर कौन रहा है? कंज्यूमर। समझ में आया? इस टैक्स को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने कहा कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, जीएसटी। अब इसका मेरिट डिमेरिट मैं नहीं बताऊंगा, नहीं इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये सब डायरेक्ट टैक्स के उल्टा चलेंगे। एक याद कर, दूसरा उल्टा कर, डिफरेंस जरूरी है। नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है, आपको डिफरेंस याद करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 से अधिक मत करिएगा, ठीक है?
आइए पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो खर्चे कर रही है, रोड बना रही है, रेलवे बना रही है, सैलरी बांट रही है गवर्नमेंट ऑफिस में, तो ये सब क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको क्या कर देगा एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एग्जाम्पल है कि जो सरकार खर्चे कर रही है लॉ एंड ऑर्डर पर, जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा कर रही है, तो इस खर्चे को कहते हैं प्राइमरी एक्सपेंडिचर। वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, इन टाइप में से सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, या शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क वाला, बस वही बन सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, क्यों हमारे देश में पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चे बढ़ रहे हैं? गिव 5 पॉइंट्स। तो हमारे देश में पॉलिटिकल और सोशल कॉज इसका बहुत बड़ा रीजन है। लोग अवेयर हो रहे हैं, सरकार जागरूक हो रही है, सरकार अब लोगों के वेलफेयर के बहुत सारी स्कीम्स चला रही है, जैसे मिड डे मील चला रही है, तो सड़कें भी बना रही है, तो रेलवे और हाईवे के प्रोजेक्ट भी बना रही है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। और क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में सोशलिज्म हर जगह है। और तो और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने का कारण है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का खर्चा बढ़ गया है, और तो और सोशल वेलफेयर के काम बहुत हो रहे हैं। सरकार ओल्ड एज पेंशन दे रही है, सिकनेस बेनिफिट दे रही है, एक्सीडेंट बेनिफिट, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ वेयर, उजाला योजना, फलाना योजना, ढिमकाना योजना। देयर आर लॉट्स ऑफ योजनास दैट द गवर्नमेंट आर गिविंग। कहां से दे रही है? आपके मेरे जो टैक्स से पैसे लिए उससे बांट रही है सब। आपने सुना होगा ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उज्ज्वला योजना, तो हेल्थ केयर योजना, तो पीएम श्री योजना, पता नहीं क्या क्या योजना है, सब फ्री बट रहा है उसमें, आपको मुझको नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सरकार को बहुत सारा ब्याज भी देना है। सरकार ने जो इंटरनेशनल बोरोइंग की है, पब्लिक बोरोइंग की है, उस पर सरकार को ब्याज भी देना होता है। एंड लास्ट, अब देश में वॉल्यूम ऑफ पब्लिक एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इकोनॉमिक रीजन भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पब्लिक डेप्ट्स, डेप्ट मतलब पानी अरेंज करो, पानी अरेंज करो। पब्लिक डेप्ट्स, हाँ मैं पानी अपने लिए मंगवा रहा था। पब्लिक डेप्ट्स मतलब बोरोइंग करना, डेप्ट मतलब लोन, और गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, बहुत सारे गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोजेक्ट्स चला रही है, उनमें उसको पैसे कम पड़ जाते हैं। नए रेलवे लाइन बिछा रही है, नए रोड बिछा रही है, और इवन पुराने लोन चुकाने के लिए भी लोन चाहिए, उसे कहते हैं डेप्ट्स। ठीक है, आते हैं पब्लिक डेप्ट्स में, पब्लिक एंड प्राइवेट डेप्ट्स, समझ गए? जो मैं और आप लोन लेते हैं उसका नाम है प्राइवेट डेप्ट, जो गवर्नमेंट लोन ले रही है वो है पब्लिक डेप्ट्स। ठीक है, इसमें जो आप लोन के टाइप्स देख रहे हैं, इंटरनल डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट, ये सिर्फ छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। आपको डेप्ट दे देगा, आपसे पूछ लेगा कौन सा टाइप ऑफ डेप्ट है, दैट्स इट, और आगे मत करिए। ठीक है, इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया स्क्रीन पर। मैंने पहले बताया था कि इसको जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूं, तो आप सिर्फ उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, और जिसमें डिटेल में बता रहा हूं, इन डेप्थ जा रहा हूं, तो तुमको भी क्या करना है, उसका अच्छे से करना है। ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो व्हेन देयर इज अ सस्टेन्ड एंड कंटिन्यूड राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस पहले 2% बढ़ी, फिर प्राइस 3% बढ़ी, फिर 5%, फिर 10%, फिर 15%, तो देयर इज कंटिन्यूअस राइज इन प्राइस, देन इट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। अब प्राइस पहले 2% बढ़ गई, फिर 5% बढ़ी, फिर 1% गिर गई, फिर 2% बढ़ गई, नहीं, दिस इज नॉट इन्फ्लेशन। समझ में आया? इट इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन एग्रीगेट प्राइस लेवल या राइज इन द प्राइसिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की, तो आपको नंबर याद करना पड़ेगा। जब हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करेंगे, तो अगर प्राइस इंक्रीज 2 से 2.5%, सबसे कम इन्फ्लेशन, इसमें दर्द नहीं होगा, इसमें महंगाई चुभेगी नहीं, परेशान नहीं करेगी, क्योंकि 2 से 2.5% है। पर यही जब क्रीप करना, रेंगना से चलना के बराबर आ जाएगा। रेंगने सबसे धीरे से है, रेंगते सबसे धीरे, तो वॉक करते हैं, वॉक से तेज करते हैं। जब 5 से 6% इन्फ्लेशन हो जाएगी तो वॉकिंग हो जाएगी, तकलीफ देना शुरू कर देगी। और रनिंग इन्फ्लेशन तो बहुत परेशान करेगी। वॉक से तेज क्या होता है? दौड़ना। तो दौड़ने में इन्फ्लेशन बहुत फास्ट होती है, इसमें 10% तक इन्फ्लेशन का रेट चला जाता है, और डबल डिजिट होने से लोगों को बहुत परेशानी आने वाली है। खास करके फिक्स्ड इनकम वाले लोग बर्बाद हो जाएंगे, खास करके उनके पास जिनके पास कोई नौकरी है, और ये तो पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। क्या नाम है? हाइपर इन्फ्लेशन। यहां पे इन्फ्लेशन का लेवल कभी कभी 200% तक जा सकता है, मतलब इन्फ्लेशन बेकाबू है। कैसा कभी हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ था, जर्मनी में हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी बर्बाद हो गया था, हाइपर इन्फ्लेशन चला गया था, वहां के नोट की कीमत कबाड़ हो गई थी। सही सुन रहे हैं? मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं जर्मनी का हाइपर इन्फ्लेशन। जर्मनी में इतना प्राइस बढ़ गया, इतना प्राइस महंगा हो गया कि जर्मनी में स्टूडेंट्स की फीस जमा करने के लिए पापा लोग ट्रैक्टर में आते थे। क्या करने? स्कूल के ग्राउंड में ट्रैक्टर से नोट गिरा देते थे, कहते थे ये ले लीजिए मेरे बच्चे की 1 महीने की फीस। सही सोच रही क्या मैं कह रहा हूं? पूरा ट्रैक्टर भर के नोट आता था, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगी होती ना, पूरी ट्रॉली को नीचे गिरा देते थे, उसमें नोट भरा होता था, और 1 महीने की बच्चे की फीस, अगले महीने फिर आएंगे ट्रैक्टर लेकर के। अब आप सोचिए इतने नोट देने पे 1 महीने की फीस हो रही है, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई थी? इतनी कम हो गई थी। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के 2 कारण है, एक है डिमांड पुल, जब मार्केट में वस्तुओं की डिमांड ज्यादा हो जाए पर उसकी सप्लाई ना हो, मार्केट में मिल नहीं रही वस्तु, तो आप तो हर कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। इसका नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन या डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
चलिए पानी पी लेता हूं, फिर आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। आपसे कहूंगा कि थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। हाँ, अरे मेरा मोबाइल फोन में दिखा बच्चों को तो। चलिए पानी वानी आप भी पी लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ मैं बढ़ रहा हूँ आपके साथ आगे, पानी पी लूं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आगे फटाफट। पानी डाल दो गिलास और पानी दे दो गिलास। हाँ चलिए स्टार्ट करूं। चलिए डिमांड पुल तो मैंने बताया, ये इन्फ्लेशन तब होती है जब एक्सेसिव डिमांड होती है और डिमांड होने के बावजूद मार्केट में गुड्स की सप्लाई नहीं है। जब मार्केट में सामान मिलेगा नहीं तो भाव तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो व्हेन देयर इज नो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन सप्लाई बट ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड द प्राइस राइज। आम भाषा में बोले व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स इट इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होती है? पॉपुलेशन की वजह से होती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से होती है, एक्सेसिव मनी सप्लाई की वजह से होती है। दूसरा इन्फ्लेशन कौन सा टाइप है? सेकंड टाइप है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल तो कंज्यूमरों की वजह से होती है, मेरे और आपकी वजह से हो रही थी, पर ये इन्फ्लेशन मेरी वजह से नहीं है, मेरे और आपकी वजह से नहीं है, ये प्रोड्यूसर की वजह से है, सेलर की वजह से। सोचिए मार्केट में एक सेलर है, अब कोई भी प्रोड्यूसर या सेलर को गुड्स बनाना होता है, बनाने के लिए उनको लेबर रॉ मटेरियल चाहिए। तो जब इसका दाम बढ़ जाएगा, लेबर ज्यादा वेजेस मांग रहे हैं, सैलरी मांग रहे हैं, जो रॉ मटेरियल चाहिए वो महंगा हो गया है, तो जब कॉस्ट ही महंगी हो गई है, लागत ही महंगी हो गई है, तो प्रोड्यूसर मजबूर है, वो भी महंगे दाम में सामान बेचेगा, काम खत्म, कॉस्ट पुश। तो दिस इन्फ्लेशन अकर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। समझ में आया? एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जा रही है? राइज हो जा रही है। क्यों राइज हो जा रही है? मैंने कहा वेजेस महंगे हो गए, मैंने कहा लेबर ज्यादा सैलरी मांग रहे हैं, और यहां तो मेरे पास जो रॉ मटेरियल है जिसको हम कहते हैं बेसिक मटेरियल वो महंगा हो गया, जो सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल वो महंगा हो गया। लोगों को गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया, हमारी सामानों पर टैक्स लगा दिया है, तो हमारा सामान महंगा हो गया। ये सब रीजन है इन्फ्लेशन का इफेक्ट। इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, याद रखिएगा आपको नेगेटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट। हाँ वैसे पॉजिटिव तो कम बनता है, इंपैक्ट का इन्फ्लेशन ऑन प्रोडक्शन पूछा जा सकता है। प्रोडक्शन पे क्या पड़ेगा? प्रोडक्शन डिसरप्ट हो जाएगा, लोग होर्डिंग करना शुरू करेंगे, और फिक्स्ड इनकम करने वाले वो लोग जो सैलरीड इनकम होते हैं, जिनकी फिक्स तनख्वाह होती है, उन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी इनकम तो फिक्स है पर खर्चे बढ़ गए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है ना, तो उनके पास सेविंग्स कम बचेगी। बोरोवर मतलब होता है लोन पाने वाला, बोरोवर को फायदा होने वाला है। यस, इसमें बोरोवर गेनर बन जाएगा। सर वो कैसे? लोन लेने वाला गेनर क्यों बन जाएगा? क्योंकि जिस दाम पे वो पैसा लिया था उससे कम दाम, मैं समझाता हूं, 100 रुपए का एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान सुनना। मैंने तुमसे लोन लिया, मैंने लोन लिया, ठीक है, 100 रुपए का लोन लिया। कितना? मैंने तुमसे लोन लिया 100 रुपए का, ठीक। अब मेरा तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि 1 साल बाद मैं तुम्हें पैसा लौटाऊंगा, और 100 के बदले 105 रुपए तुम्हें लौटाऊंगा। मुझे कितना लौटाना है? 100 के बदले तुम्हें 105, ठीक। 5 रुपए मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे रहा हूं, ठीक है, पक्का एग्रीमेंट है? हो गया। अब सोचो जब मैंने लोन लिया था 100 रुपए का तुमसे, ध्यान सुनना, मैं बोरोवर हूं और तुम कौन हो? लेंडर। तुम कौन हो? लेंडर। अब क्या हुआ, 1 साल बाद जो चीजें थी बाजार में वो महंगी हो गई। जो भी चीजें, जनरली चीजें क्या हो गई थी, 10% से महंगी हो गई, हर चीज 10% से महंगी हो गई। भाई इन्फ्लेशन है तो चीजें महंगी हो रही है। तो अब ध्यान सुनना, जो चीज पहले 100 रुपए बिकती थी अब वो 110 में बिकेगी, तो मैं अभी भी फायदे में हूं। 5 रुपए मेरा फायदा है, क्योंकि मैं तुम्हें तो 105 ही लौटा रहा हूं ना, और वो चीज मैंने 100 रुपए में खरीद ली होगी तुम्हारे पैसे से। तो तुमसे मैंने 100 रुपया लिया, मैंने 100 रुपया लगाया, तो मैंने तो तुम्हें 105 ही लौटाया ना। जबकि आज मैं खरीदता 1 साल बाद तो मुझे 110 की वो चीज पड़ती, तो 5 रुपया मेरा गेन हो गया। सोच के देखो तो समझ में आएगी मेरी बात। तो बोरोवर्स गेन करता है, लेंडर्स नुकसान में रहता है इन्फ्लेशन से। इन्वेस्टर भी गेन करता है। कंज्यूमर अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस पे कंज्यूमर जागरूक करना है, कंज्यूमरों की रक्षा करना है, कंज्यूमरों के साथ बनने वाले कानून के ऊपर है ये। कंज्यूमर के पर कई सारे एक्सप्लॉइटेशन होते हैं, जैसे कंज्यूमरों को एडल्ट्रेटेड गुड, मिलावट वाला सामान दिया जाता है, घटिया क्वालिटी का सामान दिया जाता है, डिफेक्टिव गुड दिया जाता है, या कम तौल पे देते हैं, फॉल्स वेट, अंडर वेट करके देते हैं। कहते हैं 1 किलो का है, होता 900 ग्राम ही है। दूध वाला देखिए तो पता लगा दूध में पानी मिला के दे रहा है। मसाले खरीदिए, हाँ लाल मिर्च खरीद लीजिए तो पता लगा लाल मिर्च में लाल केमिकल पाउडर मिला हुआ है। क्या है? यही है हमारे साथ धोखेबाजी, ये कंज्यूमर साथ चीटिंग हो रही है। स्पूरियस गुड, मिलावट वाले गुड्स मिल रहे हैं, डुप्लीकेट गुड मिल रहे हैं, होर्डिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जागरूक नहीं है, ठीक है, कंज्यूमर इलिटरेट है। तो अब हमारे देश में कंज्यूमर लिटरेसी, कंज्यूमर जागरूकता का मिशन चला। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से सुन लीजिएगा। 5 नंबर का टॉपिक है राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। 5 राइट, 5 ड्यूटीज करना है। पहला राइट है राइट टू सेफ्टी, और आपका और मेरा राइट है कि मुझे जो सामान मिले वो मेरी सेफ्ट का हो, मतलब मेरी से जान माल को कोई खतरा ना हो। तो आप कहेंगे सर सिलेंडर क्यों ले रहे हैं, पटाखे क्यों ले रहे हैं?
हाँ भाई, वो चीजें, सिलेंडर, पटाखे, बिजली, ये सब खतरा है, पर इसके यूज करने का भी नॉर्म्स बताया गया है। समझ गए? तो गुड्स ऐसे होने चाहिए मार्केट में जो हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को नुकसान न पहुंचाए। और दूसरा राइट है राइट टू चूज। कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही प्रोडक्ट लेके जाइए। कोई सेलर है जो तुमको मजबूर करता है, नहीं नहीं भैया यही ले जाना पड़ेगा आपको, नहीं, कोई सेलर नहीं करता, क्योंकि आपके पास राइट टू चूज है। आप वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज में चूज करिए, जो आपको मन करे वो लीजिए। राइट टू बी हर्ड, अगर आपको कोई सर्विस ठीक नहीं मिली है, आपको शिकायत करनी है, तो आप जाइए उसके खिलाफ शिकायत करिए, ठीक है, आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। और राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कि जो आपको डिफेक्टिव चीज मिली है, आप उसके डिफेक्टिव चीज के बदले उसका नया चीज ले लीजिए। मान लेते हैं कि तुमने एक मोबाइल लिया, ध्यान से सुनना, और मोबाइल प्रॉपर चार्ज नहीं हो रहा है, मोबाइल हैंग कर रहा है। आपकी कंपनी, जिस कंपनी से आपने लिया था, उसमें लिखा था कि आपको 1 साल की गारंटी वारंटी है। तो आप जाइए सर्विस सेंटर में जाइए, आपकी आवाज सुनी जाएगी, आप शिकायत करिए, आपको नया मोबाइल मिलेगा, बैटरी अगर खराब होगी तो बैटरी रिप्लेस होकर मिलेगी, या आपके पैसे लौटाए जाएंगे। इसका नाम है सीक रिड्रेसल। और अगर नहीं मानते हैं वो लोग वहां पर देने के लिए, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। तो कोर्ट में जाने का अधिकार का नाम रखा गया है सीक रिड्रेसल। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन भी है। आपको आज राइट्स क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? क्योंकि ये तुम्हारा राइट है कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा राइट क्या है। आपको आपके राइट बताने का भी एक राइट है, राइट जानने का राइट। इसलिए हर क्लास में, हर जगह, हर लेवल पे क्या किया जा रहा है? कंज्यूमर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ये इस राइट में क्या होता है? ये राइट ये कहता है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदिए, कोई साबुन खरीद लीजिए, मैगी खरीद लीजिए, हर एक के पीछे लिखा है प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका वेट क्या है, साइज क्या है। क्यों क्यों लिखा है? क्योंकि ये तुम्हारा हक है जानना कि उस प्रोडक्ट का दाम कितना है, उसमें क्या सामान लगाया गया है, कब बनाया गया है, कब तो आउटडेट हो जाएगा, कब एक्सपायरी है, सब लिखना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा हक है, इसीलिए उनको लिखना पड़ता है। अब ये है ड्यूटीज। सिर्फ राइट नहीं मिलेगी, ड्यूटीज भी मिलेगी, जिम्मेदारियां भी मिलेगी। क्या जिम्मेदारी मिलेगी? ड्यूटी ये मिलेगी कि आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदिए तो चेक करिए कि वो अच्छी क्वालिटी का कि नहीं। अब आप घटिया प्रोडक्ट ही ले रहे हैं, 2 कौड़ी वाला सामान ले रहे हैं, डुप्लीकेट सामान ले रहे हैं, सैमसंग की जगह सैमसंग ले रहे हैं, कोलगेट की जगह कोलखेट ले रहे हैं, तो खराब सामान क्यों ले रहे हो भाई? स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान लो, हॉलमार्क देखो, क्वालिटी का निशान देखो, जैसे ISI निशान है कि नहीं है, अगर खाने पीने का सामान है तो एग मार्क लगा है कि नहीं, FSSAI का निशान है, स्टैंप है कि नहीं है। और क्या करना चाहिए? कोई डिसेप्टिव एंड अनफेयर ट्रेड कर रहा है तो उससे संभल के रहना। डिसेप्टिव मतलब होता है चीटिंग करना। आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और तो और टू अक्वायर प्रॉपर नॉलेज। मार्केट में जाइए, नॉलेज लीजिए, पता करिए, पूछिए, ये आपका अधिकार है। और तो और कंज्यूमर एजुकेशन लीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट अधिकार है, क्या? डिमांड फॉर कैश मेमो। ये भी तुम्हारी ड्यूटी है। क्या मांगो दुकानदार से? भैया कैश मेमो दीजिए, बिल दीजिए। क्यों? ये तुम्हारी ड्यूटी क्यों है कैश मेमो मांगना? ये नहीं लिखी थी ड्यूटी, 5वीं ड्यूटी में बता रहा हूं, 5वीं ड्यूटी है आस्क फॉर अ डैम कैश मेमो। सर ये क्या होता है? जब आप सामान खरीदते हैं तो सामान लेके चले आते हैं, पैसा देके चले आते हैं, उससे बिल नहीं लेते हैं, कैश मेमो नहीं लेते हैं। तो जब आप कैश मेमो या बिल ले लेंगे तो सामान डिफेक्टिव निकलेगा, तो बिल दिखा करके उससे कहेंगे चल देख तूने बिल दिया था मुझे, तूने इस तारीख को सामान दिया था, मेरा सामान बदल के दो। तुम्हारे पास एविडेंस है, प्रूफ है, तुम कोर्ट में भी जा सकते हो, इसीलिए मांगो। और छठवां एक और बता देते हैं, फाइल अ केस इफ यू हैव ग्रीवियंस। अगर कोई शिकायत है, जेन्युइन बात है, तो केस भी फाइल करो, छोड़ो मत। इससे क्या होगा? इससे वो दुकानदार जिसने आपके साथ चीटिंग की वो औरों से चीटिंग नहीं कर पाएगा। समझ गए? हमारे देश में एक कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 24 दिसंबर 1986 को इसको बनाया गया था। ये एक 3 टायर क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म है, जिसमें 3 लेवल्स पे कंज्यूमर कोर्ट बनाई गई है। क्या लेवल पर? 3 लेवल पर। ठीक है, क्या क्या 3 लेवल है मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अभी 3 लेवल आपको दिखा रहा हूं। क्या मैंने कहा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया था? 24 दिसंबर 1986। इसको कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? कोपरा। पहला लेवल क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये कहां पे होती है? डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है इसका नाम। क्या नाम बताया मैंने? डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। इसमें क्या होता है? इसमें कंपेंसेशन या क्लेम कब तक मांग सकते हैं? लेस देन 20 लाख। अगर आपको 20 लाख से कम रुपए तक का कोई शिकायत करना है, किसी प्रोड्यूसर से, किसी फर्म के ऊपर आपको शिकायत करनी है 20 लाख तक या उससे कम तक का, तो आप इसमें जा सकते हैं। और अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं। अपील विद इन 30 डेज। कहां अपील करेंगे? अगर इसका फैसला आ गया इस डिस्ट्रिक्ट फोरम का, तो इसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर है स्टेट कमीशन। ये हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, और ये स्टेट कमीशन पूरे स्टेट में एक होता है। स्टेट कमीशन पूरे स्टेट में एक होता है। क्या करते हैं?
यहां पर कंपेंसेशन ग्रेटर देन 20 लाख बट लेस देन 1 करोड़। 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से कम का कंपेंसेशन ये मांग सकते हैं, और कम मांग सकते हैं। अगर इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो भी यहां जा सकते हैं, और यहां डायरेक्टली भी आ सकते हैं। अगर हमको किसी पे कंपेंसेशन चाहिए, 40 लाख का कंपेंसेशन चाहिए, तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे, सीधे कहां जाएंगे? स्टेट कमीशन पे। और यहां तो मैंने कहा हम डिस्ट्रिक्ट पे गए हैं क्योंकि हमें कंपेंसेशन 20 लाख से कम चाहिए था, और उसमें फैसला भी आ गया है, और हम उस फैसले से खुश नहीं है। ना 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 ना, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुझे साथ न्याय नहीं किया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं उसके खिलाफ अपील कर सकता हूं। कहां पर? स्टेट कमीशन पे। और इसके ऊपर कहां जा सकते हैं? इसके ऊपर जाएंगे नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन, इसमें कंपनसेशन कहां तक मांग सकते हैं? ग्रेटर देन 1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ऊपर की मुझे कोई शिकायत करनी होगी तो मैं नेशनल कमीशन पे जा सकता हूं, ठीक है। और इससे भी अगर शिकायत हो गई तो 30 दिन के अंदर कहां जाना है? इसके ऊपर भी है सुप्रीम कोर्ट। अब उससे ऊपर तो भगवान है, याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकते हैं अगर नेशनल कमीशन के डिसीजन से हम सेटिस्फाइड नहीं है। इसके खिलाफ भी हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, बस उसके ऊपर कुछ नहीं। तब समझ जाइएगा कि गड़बड़ है कुछ। समझ में आया? एक कानून और बनाया गया, नाम है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। 2005 में इसको फोर्स में लाया गया, और इसमें एक पावर है, इस कानून में पावर है कि आप किसी के भी काम को चेक करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, रिकॉर्ड मांग सकते हैं। हाँ, आप किसी का रिकॉर्ड मांग सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी का, आप रेलवे का, फाइनेंस का, किसी का भी उनसे डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, और उसको वो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इवन आपके स्कूल से मांग सकते हैं। नाम है आरटीआई। So this brings to the entire economics for my superstar